आज का लेक्चर है जी फॉर्म्स के ऊपर। हाई लेवल के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, फॉर्म्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, फॉर्म्स होते क्या हैं और उनका बैकएंड से बैकएंड पे कनेक्शन जो है वो किस तरह होता है। तो फॉर्म का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम आज। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं जी। जब आप यहाँ साइट्स पे जाएंगे ना, मैं एक साइट्स का एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। साइट्स का जो टैब है ना, ऑटोमेशन के नीचे और मेंबरशिप्स के ऊपर ये टैब होता है। कभी कभी कोई कोई एजेंसी होती है जो सीएसएस लगा के ना साइट्स का टैब ऊपर नीचे कहीं मूव करा देती है, लेकिन साइट्स को वेबसाइट्स बोला होता है या उन्होंने फनलें बोला होता है, कुछ भी ना। तो अब साइट्स के अंदर होता क्या है, फनल्स का टैब है, यहाँ पे फनल्स बनती हैं। वेबसाइट्स का टैब है, यहाँ पे वेबसाइट्स बनती हैं। स्टोर्स का टैब है, यहाँ पे जो ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं ना, ये वहाँ यहाँ पे वो बनते हैं। वेबिनार्स का टैब है, यहाँ पे भी बनती फनल्स ही हैं। मतलब फनल वेबसाइट को ही बोलते हैं। वेबसाइट बस बड़ी बहुत होती है और फनल जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक टारगेट के लिए बनती है और वो पेज टू पेज चलती है। वेबसाइट में तो ये होता है ना कि ऊपर जो है वो हेडर मेन्यू बना होता है। अब उस मतलब होम पेज होता है, फिर अबाउट अस होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, कुछ भी होता है। तो इसमें क्या होता है, फनल में वो पेज टू पेज जो है वो वही चल रहा होता है। या वो नेक्स्ट जाएगा या वो बैक जाएगा, बैक भी अक्सर नहीं जाने देते। तो फनल वेबसाइट में ये फ़र्क है। वेबिनार के यहाँ बटन में वेबिनार फनल बनाने का ऑप्शन है। एनालिटिक्स के अंदर जो है वो आपको ये विजिटर्स, ऑप्ट-इन, सेल्स के आपने सेल का पेज बनाया हुआ है, उसमें आपको कितनी सेल हुई है। ऑप्ट-इन का मतलब होता है कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है या सर्वे फिल किया है। ठीक है। पेज व्यूज़ है जी आपके, आपने जितने भी टोटल पेजेस बनाए हैं। अब यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि फनल के मैट्रिक्स बताओ मुझे, या फिर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट वगैरह या स्पेसिफिक वेबसाइट की मुझे बताओ ना। अब हमारे अकाउंट में सिर्फ एक फ़नल है बिज़नेस सर्विसेज की, ये भी डमी फ़नल है और इसमें जी कोई आपकी मैट्रिक्स यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पेज व्यूज़ है, ऑप्ट-इन है, सेल्स है और ऑप्ट-इन कन्वर्जन रेट है। मतलब कितने लोगों ने ऑप्ट-इन किया है और उन ऑप्ट-इन में से कितने लोगों ने परचेज़ किया है। और ये जो है आपकी डेट रेंज है कि मुझे, आप सिस्टम को बोलते हैं कि मुझे इतने दिनों का डाटा बताओ। ठीक है। टॉप ब्राउज़र्स, ये कभी आता है कभी नहीं आता डाटा, क्योंकि कुकीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि उन्होंने कुकीज़ अलाउ की हुई है अपने ब्राउज़र पे या नहीं। लेकिन ये अक्सर एक्यूरेट डाटा नहीं आता। इसमें जो डाटा आता है उसमें ये आपको ये बताता है कि आपके वेबसाइट या फनल या जो आपका ई कॉमर्स स्टोर है या वेबिनार फनल है वो कौन से ब्राउज़र से ज़्यादा आवाम आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 1000 विज़िट्स आए हैं, 1000 व्यूज़ आए हैं वेबसाइट के ऊपर, तो उनमें से क्रोम के ऊपर कितने विज़िट्स आए हैं, फायरफॉक्स पे कितने आए हैं, ओपरा पे कितने आए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कितने आए हैं। एक्सप्लोरर पे तो कम ही होंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे, जब मैं एक्सटेंडली में काम कर रहा था, मुझे पता चला जी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बहुत सारी आवाम यूज़ करती है। तो ये हो गया पेज व्यूज़ की। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स होंगे जी, इतने जो हैं यहाँ पे आपके सारे स्टेप्स लिस्टेड होंगे। मतलब जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट के। टॉप ब्राउज़र्स और टॉप क्लाइंट आईपीज़, वो किन आईपीज़ से ज़्यादा आ रहे हैं। आईपीज़ जो हैं वो रीजन स्पेसिफिक होती हैं कि इस रीजन से ज़्यादा आ रही हैं, इस रीजन से ज़्यादा आ रही हैं। टॉप विजिट्स बाय कंट्रीज़, ये आपको जो है मैप के थ्रू दिखाता है। ये यहाँ पे हॉट बॉक्स बना देता है, मतलब यहाँ पे कलर कर देता है कि जी यहाँ से आवाम ज़्यादा आ रही है, यहाँ से आवाम ज़्यादा आ रही है, यहाँ से आवाम ज़्यादा आ रही है। अब जी मतलब वेनेजुएला से आ रही हैं, इजिप्ट से आ रही हैं, अल्जीरिया से आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं, कनाडा या यूएस से आ रही हैं। और फिर ट्रैफिक बाय डिवाइस टाइप, के फ़ोन से ज़्यादा आवाम आ रही है या फिर लैपटॉप और कंप्यूटर्स से आवाम ज़्यादा आ रही है, या फिर मैक से, मैक मतलब है जो वो होता है ना, टैब होते हैं उनके, वहाँ से ज़्यादा आवाम आ रही है। तीन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल डिवाइस, टैब्स और फिर
कंप्यूटर डिवाइसेस जिसमें लैपटॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। ब्लॉग्स में जो है आप प्रॉपर ब्लॉग्स लिखते हैं जिस तरह ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, और फिर जब आप अपनी कोई वेबसाइट या फनल बनाते हैं तो आप जो है अपना वो ब्लॉग का सेक्शन उठा के उसमें लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे वो लिखा होता है कि आपने अगर हमारी कंपनी के या हमारे ब्लॉग्स पढ़ने हैं तो इस विजेट बना होता है 3-4 ऐसे ब्लॉग्स, उसमें टॉप वाले 2-3 नज़र आ रहे होते हैं, बाकी रीड मोर करने पे फिर मज़ीद खुलते हैं। वर्डप्रेस जो है, यहाँ पे वर्डप्रेस का ये सीन है भाईजान के वर्डप्रेस यहाँ पे वर्डप्रेस नहीं है, ये आपको सिर्फ होस्टिंग देता है वर्डप्रेस की, कि यहाँ पे आप अपनी वर्डप्रेस साइट होस्ट कर सकते हैं। उसके ऑब्वियसली आपको प्लगइन्स अलहदा से मिल जाते हैं अगर आपने होस्ट यहाँ नहीं करनी। यहाँ पे होस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हाई लेवल के होस्टिंग सर्वर तेज़ बहुत हैं, ठीक है, टेक्निकली वो लाइट होते हैं बहुत, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक प्लगइन्स हैं जो हाई लेवल अलाउ नहीं करता, जो बहुत हैवी होते हैं ना, जो पेज की लोड स्पीड पे असर डालते हैं, ये वो। तो ये लाइट बहुत है, ये इस होस्टिंग के ऊपर आप अपनी वेबसाइट रखेंगे तो आप मोस्ट फास्टेस्ट, टेक्निकली आप कह सकते हैं, सर्वर पे आपने रखा होगा। फास्टेस्ट तो नहीं, मतलब लाइटेस्ट सर्वर होगा, अब उस पर लोड ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो होस्टिंग आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको अंदर एलिमेंटर वगैरह वैसे ही दोबारा करना पड़ेगा, आपको जो है वो वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन सारी दोबारा वहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने वो कर दिया तो फिर वो हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जी क्लाइंट पोर्टल आता है। इसके अंदर जी आप बेसिकली जो आप लोगों को, मैंने अपनी कम्युनिटी का एक्सेस दिया ना, और आपने बेसिकली वहाँ पे लॉगिन वगैरह किया है, उस लॉगिन कैसा होना चाहिए, डोमेन उस पर क्या लगी होनी चाहिए। अब मेरे पे विस्प कोड लगी हुई है डोमेन ना, उस पर ब्रांडिंग वगैरह क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ जो है वो इधर क्लाइंट पोर्टल में आप सेटअप करते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी फॉर एग्जांपल कम्युनिटी बनानी है, वो बनेगी मेंबरशिप में, लेकिन उसका लॉगिन पेज कैसा होना चाहिए, ठीक है, सेटिंग्स वगैरह वो आप सारी यहाँ से देखते हैं। उसके बाद सर्वे है जी। सर्वे में बिल्डर है, एनालाइज है और सबमिशंस है। सर्वे बिल्डर में आप बेसिकली अपनी फॉर्म बना सकते हैं। एनालाइज में आप देख सकते हैं जी कि कितने फॉर्म्स कैसे सबमिट हुए हैं, और बेसिकली वो सारे मतलब रिस्पॉन्सेज, एवरेज टाइम, कंप्लीशन रेट, मतलब वो सारे फॉर्म के यहाँ पे मैट्रिक्स है ना। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो मैंने फॉर्म्स आप लोगों को फिल करने को कहे थे, वो विस्फोट कम्युनिटी एक्सेस फॉर एग्जांपल लास्ट अपडेट जो है वो मैंने 5 को किया था, ये अपडेशन वो है। और फॉर्म्स एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ कि पावर आवर एडमिशन जो है उसके फॉर्म के मैं इसको कहता हूँ कि मुझे मैट्रिक्स दिखाओ, तो ये आपको बताएगा जी कि लोगों को नॉर्मली 1 मिनट 20 सेकेंड लगता है जी ये फॉर्म फिल करने में, और 100% लोग जो खोलते हैं उनमें से 40% सिर्फ फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। और टोटल व्यूज़ जो हैं मतलब 56, ये तो खैर सही नहीं बता रहा, ये सिर्फ इस मंथ का बता रहा होगा। मैं अगर पिछले ईयर से अब तक का करूं तो ये फिर आपको सारे दे देगा, अब तक जितने लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया। टोटल व्यूज रिस्पॉन्सेज 197, ये ठीक है, ठीक है। इस दिन जून में सबसे ज़्यादा फॉर्म ये फिल किया गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जी हम वापसी चलते हैं जी फॉर्म्स में। अब जैसे ही फॉर्म्स हैं वैसे ही सर्वे है जी। इसका बिल्डर है, एनालाइज और सबमिशंस हैं इसकी। सबमिशंस के अंदर आप बेसिकली देख सकते हैं कि लोगों ने जो फिल किया है वो एक्चुअल डाटा है क्या, तो यहाँ पे आपको जो है वो सारा डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे जो वीडियो एडिटर हैं उनको यहाँ पे थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करती अब वीडियो अपलोड करने की अगर सामने कोई ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर आ जाए ना। तो अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्विज़ेज़ हैं। क्विज़ेज़ मतलब जिस तरह कल मैंने एक क्विज़ लिया था, मैं यहाँ पे एक एक्चुअल क्विज़ बना सकता हूँ, जो फिर मैं आप लोगों को दे सकता हूँ कि भाईजान ये आप फिल आउट करें, और मुझे यहाँ पे स्कोर्स मिल जाएंगे परसेंटेजेस में, कि इसका ये परसेंटेज है, और इसकी ये परसेंटेज है, इसकी ये परसेंटेज है, इसने इतने स्कोर लिए हैं, इसने इतने लिए हैं, इसने इतने लिए।
और जी उसके बाद चैट विजेट है जी, जो वेबसाइट के ऊपर हम चैट विजेट बनाते हैं, लगाते हैं, वो बनता यहाँ पे है, जिस पे आप मैसेज करते हैं, बात करते हैं, वेबसाइट के बॉटम राइट कॉर्नर पे लगा होता है। और एंड पे जी क्यू आर कोड्स हैं जी। क्यू आर कोड में क्या होता है जी कि आप इसको एक लिंक देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ जी कि यूट्यूब टेस्ट, और टाइप जो है मैं उसको कहता हूँ डायनामिक यूआरएल सपोर्टेड। मैं उसको कहता हूँ जी कि आपने वेबसाइट का यूआरएल क्यूआर कोड बनाना है ना, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे youtube.com का मुझे क्यूआर कोड बना के दें। मैं नेक्स्ट करूँगा, वो बोल रहा है जी कलर क्या रखना है। मैं कह रहा हूँ जी इस तरह कर लो, वाइट करते हैं। आपने डॉट्स के कलर क्या रखने हैं, मार्कर और बैंड का कलर क्या रखना है, ठीक है। और ये बेसिकली आप कलर्स आप ब्लैक एंड वाइट रख सकते हो, या फिर आप इनके वो कलर रख सकते हैं जो आपके ब्रांड के हैं। मतलब अगर आपके विस्प कोड फॉर एग्जांपल उसमें ग्रीन, ब्लू और येलो है, तो मैं इसको ग्रीन, ब्लू और येलो कर सकता हूँ। ब्लू, ग्रीन और येलो, ठीक है। तो ये विस्प कोड के कलर में क्यूआर कोड आ गया। शेप ऑफ फॉर्म मैं इसको कह सकता हूँ जी कि ये शेप ऑफ फॉर्म रखनी है आपने, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सेंटर में क्या रखना है, लोगो अगर मैंने कोई लगाना है तो मैं लोगो लगा सकता हूँ यूट्यूब का, क्योंकि हम ये यूट्यूब का लगा रहे हैं। अगर आपने अपना लोगो खुद अपलोड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। पेज बैकग्राउंड, और आपने इस पर बैकग्राउंड लगाना है तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं अपना फ़ोन खोलता हूँ और मैं इसका क्यूआर कोड स्कैनर जो है वो ओपन करूँगा। अपैरेंटली एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही उठा रहे, तो इसको हम ब्लैक एंड वाइट करते हैं वापसी, और फिर हम दोबारा इसको स्कैन करते हैं। अच्छा जी, ये अब लिंक उसने उठा लिया, उसको हम सेव करते हैं। अब ये हमारा क्यूआर कोड आ गया, ठीक है। अब जी इसको अगर हम खैर ये क्यूआर कोड हो गया, इसको हम बाद में विज़िट करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ओवरऑल वो देना था, इसका ओवरव्यू देना था। अभी हम बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो हमारा फॉर्म्स का है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आप बेसिकली अपने एक फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास फॉर्म्स कन्फर्म, मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। अब जी मैं यहाँ पे ऐड फॉर्म करूँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हम पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप फॉर्म को नेम कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं, क्लास डेमो फॉर्म। अब जी इसके लेफ़्ट साइड पे बैक का बटन है अगर आपने बाहर जाना है, इसके राइट साइड पे इसका प्रीव्यू का बटन है, ये आपको दिखाएगा कि ये फॉर्म नज़र कैसे आता है, ठीक है। अब मैं ये प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो ये आपको दिखाएगा कि ये अब फॉर्म ऐसे नज़र आएगा। आपको इसको फिल करना चाहे तो ये ऐसे हो, ठीक है। अब जी वापसी चलते हैं। इंटीग्रेट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें होगा क्या कि ये एम्बेड कोड का ये पेज है आपके सामने ना, तो एम्बेड कोड में आप इसको बताएंगे, क्योंकि आप ये जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये जो आपको एक आई फ्रेम का कोड देगा या एम्बेड कोड का कोड देगा, ये उस हिसाब से अंदर CSS और HTML आपको सेट करके देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो फॉर्म आप जहां लगा रहे हैं जिस और कहीं बाहर वाली वेबसाइट पे, एम्बेड कोड जो होता है वो किसी हाई लेवल के बाहर कोई वेबसाइट है ना उस पे लगाने के लिए होता है। अगर आपने ये वाला फॉर्म कहीं बाहर लगाना है तो अब इसमें यह है कि अगर आपने उसको लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन पे चिपका के रखना है या राइट साइड पे रखना है, पोलाइट स्लाइड इन, ठीक है, वो मतलब पेज ओपन होगा तो वो आहिस्ता से ऐसे पेज के अंदर स्लाइड करके आएगा। पॉपअप है जी, वो कोई अपना पेज कोई चीज़ है, कोई एक्शन होगा, कुछ होगा, पेज ओपन होगा तो वो ऐसे पॉपअप करके वो फॉर्म आएगा।
या फिर इनलाइन जो है, इनलाइन जो है वो नॉर्मल सा है, जिस तरह मतलब वहीं पे खड़ा रहेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। शो ऑन स्क्रोलिंग भाईजान के इसका फिर आप ट्रिगर सेट करते हैं जी कि ये शो कब हो ना। आप इस पर एक डिले लगा सकते हैं कि जी 5 सेकंड के बाद ये शो हो ना, या फिर शो ऑन स्क्रोलिंग कर सकते हैं कि जब पेज 50% स्क्रॉल हो चुका हो तो फिर ये फॉर्म शो हो। ठीक है। या फिर ऑलवेज शो पे लगा दें। आप शुरू हमेशा आपने ऑलवेज शो पे करना है। आपने ये जो फूल बूटियां और ड्रामेबाजियां करनी है ना, ये फिर आपने बाद में करनी है। पहले आपने ऑलवेज शो करके उधर लगा के देखना है कि ठीक लग रहा है कि नहीं, और फिर ये इनलाइन वगैरह एनिमेशन आपने बाद में डाली। एक्टिवेशन ऑप्शंस के अंदर आपने ये करना है कि मतलब पहले विजिट पे ही ये शो हो जाए, या फिर मतलब शो होगा, ये ग्रे आउट हुआ हुआ होगा, ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है। अपने बंदे के 3 विजिट हो चुके हों, तीसरे विजिट पे आपने ये शो करना है, या फिर ऑलवेज एक्टिवेटेड करना है। ये भी आपने हमेशा रखना ऑलवेज एक्टिवेटेड पे है, अनलेस आपको स्पेसिफिकली क्लाइंट बोले कि भाईजान नहीं मुझे ऐसे ऐसे करके दो। और फिर उसके बाद डीएक्टिवेशन का ऑप्शन भी है कि जी अगर कोई बंदा 5 दफ़ा वेबसाइट पे आ चुका है या कुछ हो चुका है तो फिर आपने इसको डीएक्टिवेट कर देना है। या फिर डीएक्टिवेट वंस द लीड इज कलेक्टेड। तो अब ये फॉलो कुकीज़ को करता है, उस बंदे की कुकीज़ को ना, उस पेज पे जो कुकीज़ होती हैं। अगर वो इंकॉग्निटो ब्राउज़र से आ गया या एक दूसरे ब्राउज़र से आ गया तो ये उसको भी फिर नए बंदे की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि कुकीज़ पिछले ब्राउज़र में थी या फिर पिछले फ़ोन में थी, या फ़ोन से छोड़ के वो लैपटॉप पे करने लग गया, तो वो उसको नया पर्सन वो करेगा। अच्छा जी। अब सबसे सिंपल इसमें ऑप्शन है वो ये है जी कि इनलाइन, ऑलवेज शो, ऑलवेज एक्टिवेटेड और नेवर डीएक्टिवेट। इससे क्या होगा, फॉर्म जहाँ आप लगाओगे वहीं लगा रहेगा और उसके साथ कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी। और उसके बाद जब आप कॉपी एम्बेड कोड करेंगे तो ये आपको क्लिपबोर्ड के ऊपर जो है वो ये कोड कॉपी करके देगा, और आपको मैं भी दिखाता हूँ कि वो कोड होता कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक चीज़ लगा के इसको, सॉरी, यहाँ पे होता है कोड का एक एलिमेंट। कहाँ गया? अच्छा चलें, खैर हम इसके उसमें लगा देते हैं सेटिंग्स में। अब जी यहाँ पे इधर आते हैं, इसके हम एडवांस में जाएंगे, कस्टम सीएसएस में। ये आपको ऐसे कोड नज़र आएगा। ये जो हमने अभी एम्बेड कोड कॉपी किया है ना, ये एम्बेड कोड ऐसे है। ठीक है। ये एक आई फ्रेम के अंदर होता है। इसको मैं देखता हूँ, ये बड़ा होता है, बड़ा नहीं हो रहा। तो ये एम्बेड कोड के अंदर होता है। डाटा ट्रिगर जो है, अब ये देखिए उसने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रिगर ये है, ट्रिगर वैल्यू ये है, एक्टिवेशन ये है, डीएक्टिवेशन ये है, फॉर्म नेम ये है। और अगर आपने अपना फॉर्म किसी दूसरी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, अब जाहिर है फॉर्म का आपको नेम तो नहीं पता चलेगा ना कि जी वेबसाइट पे जो फॉर्म लगा हुआ है अब उसका हाई लेवल में नेम क्या है। तो आपको वहाँ से अगर पता लगाना है तो वो आप ये कर सकते हैं कि आपको उसका जो एम्बेड कोड आपने वहाँ लगाया हुआ है उसको आप एडिट करो, और यहाँ पे जो है आप उसका ये फॉर्म नेम उसने ये यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है। तो आप ये पढ़ के आप वापसी हाई लेवल में आके वो फॉर्म ढूंढ लें, आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, ये कहाँ गया कहाँ गया, फॉर्म आईडी जो है इसको आप करेंगे कॉपी। ये हो गई। ठीक है। अब आप देखें कि मेरे ब्राउज़र की स्क्रीन ऊपर यूआरएल नज़र आ रहा है आप लोगों को। आपने जिस अकाउंट में जाना है ना, आप उस अकाउंट में जाएंगे और कोई सा फॉर्म खोलेंगे, और उस फॉर्म खोल के ना उसकी जो आईडी है ना वो अपने उस एम्बेड कोड से जो है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये आपको वो फॉर्म एग्जैक्ट खोल के दे देगा जो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे लगा हुआ है, हाई लेवल का फॉर्म। अच्छा जी, एम्बेड कोड हमारा हो गया। अभी तक जो है वो हम इंटीग्रेट के बटन पे हैं, हम आगे नहीं गए। ठीक है। इंटीग्रेट में जो शेयर का बटन है, अगर आपने ये डायरेक्ट ये लिंक किसी के साथ शेयर करना है, ओपन करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, अगर आपका इस ब्राउज़र पे खुला हुआ है तो आप डायरेक्ट वहाँ भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आपने किसी को टेम्पलेट में या ईमेल में ये लिंक भेजना है तो वो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। ठीक है।
ये हो गया। साथ उसका सेव का बटन है। आपने जो भी चेंजेस इसमें करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ना हो, हम फुल नेम पूछें, हालांकि ये बेहतर नहीं है। बेहतर ये होता है कि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछें फुल नेम की जगह। तो आपने जो भी चेंजेस करने हैं, आपने साथ हमेशा सेव का बटन लाजमी दबाना है, वरना वो सेव नहीं होंगे आपने जो कुछ भी किया। ठीक है। उसके जी आगे आ जाएं। ऐड फॉर्म एलिमेंट, यहाँ पे आपने जो भी इस फॉर्म में एलिमेंट लगाना है वो यहाँ पे सारे यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद जो बटन है वो कंडीशनल लॉजिक का है। लॉजिक्स हम इसमें लगा सकते हैं। लॉजिक मैं आपको एंड पे कवर करता हूँ। लॉजिक का बटन है। उसके बाद जी नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं कि जब कोई फॉर्म फिल करे तो किस को ईमेल जानी चाहिए, ठीक है, किस से ईमेल जानी चाहिए। और फिर ऑटो रिस्पॉन्डर जो है वो हमने एक ऑटो, अगर ईमेल लगानी है तो कि ऑटोमेटिक ईमेल चली जाए थैंक यू की या कुछ की ना, तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं बगैर एसएमएस वगैरह, बगैर ऑटोमेशन लगाए। उसके बाद हम इसका डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू यहीं से देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप पे यानी एक लैपटॉप कंप्यूटर पे खुलेगा तो ये फॉर्म कैसा लगेगा, और फॉर्म फ़ोन पे खुलेगा तो ये कैसा लगेगा। उसके बाद ये एडिट का बटन है, ये सेटिंग्स का बटन है। सेटिंग्स के अंदर जी आपने क्या करना है, ये पूछ रहा है जी अगर जब ये फॉर्म सबमिट हो जाए तो ये मैसेज जाए या फिर ये कोई कंफर्मेशन शो करे या फिर किसी यूआरएल पे चला जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ youtube.com, मतलब कोई जब ये फॉर्म फिल करे तो ये फॉर्म रीडायरेक्ट करके उसको यूट्यूब पे ले जाए। ठीक है। अगर आपने कोई फेसबुक का ऐड चलाया हुआ है, कैंपेन चलाई हुई है, कुछ चलाया हुआ है और आप चाहते हैं कि इस फॉर्म के फिल होने पे एक इवेंट जनरेट हो, पोस्ट बैक हो आपके फेसबुक एड्स वगैरह पे, तो उसका पिक्सल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। फेसबुक इवेंट का पिक्सल आप सेट करते हैं यहाँ पे कि जी व्यू पे आपने पिक्सल फायर करना है या फिर अपना कौन सा बेसिकली आपने इवेंट जो है वो फायर करना है। ऑन फॉर्म एप्लीकेशन पेज व्यू, जब कोई फॉर्म खोले तो क्या होना चाहिए, और जब फॉर्म सबमिट हो तो कौन सा इवेंट उधर जाके पोस्ट हो फेसबुक के मेटा एड्स में। ठीक है। स्टिकी कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्टिकी कॉन्टैक्ट क्या होता है जी कि एक बंदे ने एक फॉर्म एक दफ़ा फिल कर दिया ना, तो वो जब भी फॉर्म दोबारा खोलेगा उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे मौजूद होगी और सिस्टम को पता होगा कि कौन सा कॉन्टैक्ट अपडेट करना है। ठीक है। आपने उस फॉर्म में कोई चेंजिंग करनी है, आप वो फॉर्म का लिंक खोलेंगे, वो इंफॉर्मेशन जो है पहले से वहाँ मौजूद होगी। ठीक है। इनेबल टाइम जोन, ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप फ़ोन से आपका टाइम जोन भी कैप्चर कर सकता है अगर आपने ये ऑन किया हुआ है। और जीडीपीआर कंप्लाइंट फॉन्ट, जीडीपीआर जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है। मतलब फॉन्ट्स थोड़े से इस तरह होने चाहिए कि जिनकी नज़र कमज़ोर है तो उनको सही नज़र आना चाहिए, ये वो ना। तो ये आपने, अगर आपके रिक्वायरमेंट में है, आपके क्लाइंट ने बोला है कि ये ऑन करना है तो ये आप ऑन करेंगे, वरना ज़रूरत है नहीं। वैसे कर लें तो बेहतर है क्योंकि ऐसा कोई लंबा चौड़ा फ़र्क होता नहीं है। आखिर में सबमिशंस का टैब है। इसके अंदर क्या है कि जितने भी लोगों ने इस फॉर्म को आज तक फिल किया है वो यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा मैं स्टिकी कॉन्टैक्ट्स दिखाता चलूँ क्योंकि मैंने कहा है वो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बगैर स्टिकी कॉन्टैक्ट्स ऑन किए तो क्या होता है। ये मैं ये दो निकाल देता हूँ। अरे भाई, ये फील्ड में निकाल देता हूँ, सेव। ये 5 फील्ड हैं टोटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल और टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको मैं प्रीव्यू करके अब मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा। ठीक है। तो यस, कर दिया सबमिट। अच्छा, रीडायरेक्ट का हमने ऑप्शन लगाया था सेटिंग्स में कि जब कोई फॉर्म फिल करे तो यूट्यूब पे चला जाए। मैंने फॉर्म फिल किया तो वो मुझे रीडायरेक्ट करके यूट्यूब पे ले गया। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, वो मेरी वीडियो रैंक हो रही है भाई चार, ये अच्छा
खैर ऊपर ऊपर आई। अब जी होगा क्या कि आप इसको अपने यूज़ में किस तरह ला सकते हैं। आपने ना आप चाहते हैं कि जब कोई फॉर्म फिल करे तो आपने एक फनल में एक थैंक यू पेज बनाया हुआ है, तो उस थैंक यू पेज पे चला जाए, तो उस थैंक यू पेज का जो लिंक होगा वो आप यहाँ पे लगाओगे ओपन यूआरएल करके। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मैसेज कर दोगे, ठीक है, ये मैसेज सेट कर दोगे। अच्छा जी, ये है जी एडमिशन फॉर्म, यही फॉर्म फिल किया होगा सारों ने, ठीक है। अब ये देखिए बटन के मैंने कलर्स वगैरह सारे यहाँ से सेट किए थे, फील्ड के कलर्स यहाँ से सेट हुए थे, इधर ये स्टाइल्स में और थीम्स में, सॉरी एडवांस में, सेटिंग्स में ये मैसेज आप लोगों को सारों को शो हुआ होगा। थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग एडमिशन टू हेल्थ डेली GHL पावर क्लास, वी विल सेंड यू एन इनवाइट टू द क्लास इन द नेक्स्ट 24 to 48 hours. The class takes place from 2 p.m. to 3 p.m. PST, which translates to 2 a.m. to 3 a.m. पाकिस्तान टाइम, ठीक है। अब इसकी मैं स्टाइलिंग करना चाहूँ तो मज़ीद मैं यहाँ से स्टाइलिंग कर सकता था, लेकिन मैंने भाई इतना टाइम नहीं, आगे चलो। अच्छा जी, जिसने एडमिशन जिसको चाहिए फॉर्म फिल कर दे। अच्छा जी, वापसी चलते हैं जी। फॉर्म पे स्टिकी कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट, स्टिकी कॉन्टैक्ट ऑन किए बगैर मैंने वो फॉर्म फिल किया था। अब मैं दोबारा अगर इसको मैं फॉर्म को खोलूँगा, आप देखें फॉर्म खाली है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी सेटिंग्स में जाके स्टिकी कॉन्टैक्ट्स इसकी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, इंफॉर्मेशन अब वो लिखी हुई ऑलरेडी आ गई है, ठीक है, जो मैंने पिछले फॉर्म में फिल की थी। इसको मैं सबमिट कर देता हूं। अब क्योंकि हमने मैसेज लगाया था तो मैसेज आ गया, मैं रिफ्रेश करूंगा, वो फील्डें वहीं की वहीं खड़ी होंगी, वो वहीं खड़ी हैं, वो कहीं गई नहीं है, ठीक है। समझ आ गया स्टिकी कॉन्टैक्ट क्या करता है? जी सर जी। अच्छा जी, इसके बाद मैं एक दफ़ा लॉजिक समझा देता हूँ। लॉजिक्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे, वो हमारे पास काफ़ी सारी फ्रीडम दे देता है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है जी कि हम यहाँ पे कंडीशनें सेट करते हैं कि ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है रीडायरेक्ट टू URL। इसमें यह है कि अगर फर्स्ट नेम जो है, फॉर एग्जांपल मैं जी कहता हूँ जी डेविड भाई मेरे उस पे वेबिनार पे कभी रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर किसी ने फर्स्ट नेम के अंदर डेविड लिखा है तो आपने क्या करना है, देन रीडायरेक्ट टू youtube.com। तो डेविड भाई ने अगर मेरा फॉर्म फिल किया है कभी, तो फॉर्म फिल करने पे वो डेविड भाई को यूट्यूब पे ले जाएगा, कंफर्मेशन भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है। एक आ गई कंडीशन। डिस्प्ले कस्टम मैसेज ये है जी कि अगर डेविड के जो लास्ट नेम है उसने अपना डेविड ब्राउन लिखा है तो उसको हम कह देंगे कि सॉरी वी कैन नॉट रजिस्टर यू, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई लीड्स, अब डिस्क्वालीफाई में क्या होगा जी, इसके लिए मेरे ख्याल हमें वो चाहिए रेडियो फील्ड या फिर ड्रॉप डाउन चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम सिंगल ड्रॉप डाउन एक ऐड कर लेते हैं और एक रेडियो भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल ड्रॉप डाउन में हम लिखते हैं जी ऑप्शन व्हाट इज योर नेम, नॉट डेविड ब्राउन, मे बी डेविड ब्राउन अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी के I like this form. व्हाट I like इज it. योर नेम, सेकेंड टाइम, और हम कहते हैं जी इस दफ़ा हम कहते हैं हाँ हम डेविड ब्राउन है, ऑप्शन 1 अदर। अच्छा जी,
अब यहाँ पे हम यहाँ पे प्लेस होल्डर, ये अब देखें ना कि यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे प्लेस होल्डर हम लिख देते हैं सेलेक्ट फ्रॉम दी ऑप्शन बिलो। ठीक है। अब जी मैं वापसी लॉजिक्स में जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि अगर व्हाट इज़ योर नेम इज इक्वल टू मे बी डेविड ब्राउन, मतलब है डेविड ब्राउन ही लेकिन वो कोई ड्रामेबाजी कर रहा है, तो हम उसको मैसेज पर दिखा के बोलेंगे सॉरी वी कैन नॉट रजिस्टर यू। ठीक है, डेविड ब्राउन को हमने आने नहीं देना क्लास में। अच्छा जी, ये आगे डिस्क्वालीफाई लीड की। दूसरा, हम इसको डिस्क्वालीफाई के अंदर हम उसको मैसेज भी दिखा सकते हैं या फिर एक रीडायरेक्ट करके यूआरएल पे भी दिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम पे अगर उसने कह दिया अदर, तो फिर हम उसको यूआरएल उसको भी हम youtube.com पे दिखा देंगे कि अगर डेविड ब्राउन हो और तुमने अदर का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो तुम भी यूट्यूब पे चले जाओ। अच्छा जी, ये आ गया। शो हाइड फील्ड, ये थोड़ी सी वो है, ट्रिकी है। अब इसमें क्या है जी कि अगर आप चाहते हैं एक सर्वे की तरह, सर्वे में क्या होता है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्लाइड बाय स्लाइड आते हैं ऑप्शंस। अगर आप चाहते हैं जी कि बंदा एक ऑप्शन फिल करे उसके बाद बाकी ऑप्शन शो हों, ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि फर्स्ट नेम इज नॉट एम्प्टी इज फिल्ड देन शो मल्टीपल। अब इसमें मैंने फर्स्ट नेम के अलावा सारे शो कर दिए। अब ये ट्रिकी इसलिए है कि हाइड का तो चलो ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर किसी ने ये फिल किया है तो ये फील्ड आप अपना वो कर दो, हाइड कर दो, छुपा दो ना। जो शो है ना, कि फर्स्ट नेम में कोई बंदा कुछ लिखे तो शो करो का मतलब ये है कि फॉर्म खुलते ही पहले वो उसको हाइड करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया है, इसको मैं सेव करता हूं और अगर मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो सिर्फ फर्स्ट नेम शो होगा। कि कांटेक्ट हमें ऑफ करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम तो ऑलरेडी फिल्ड था। सेव, वापसी, प्रीव्यू। अच्छा जी, हमने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था, लेकिन इन पे लॉजिक्स तो लगी हुई हैं। दोबारा चेक करते हैं, शो वाला कहाँ है? शो वाला टॉप पे है। इफ फर्स्ट नेम इज फिल्ड देन शो, ये भी सेव, सेव, प्रीव्यू। अच्छा जी, सिर्फ फर्स्ट नेम, ठीक है। और जब मैं इसको कुछ इसमें लिखूंगा तो फिर कुछ लिखा आगे वो शो होगा। ठीक है, देख रहे हैं ये मैं कुछ लिख रहा हूं फिर आगे कुछ हो रहा है। ये है शो की कंडीशन, शो की लॉजिक। बाय डिफॉल्ट फॉर्म खुलते ही सब कुछ हाइड हो जाता है अगर आपने शो लगाया हुआ। ठीक है। अब उसके ऑपोजिट हाइड ये है कि जी हाइड मल्टीपल करके मैं ये सारे कर दूं तो फिर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सब कुछ नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं जैसे ही अगर आपने किसी के साथ प्रैंक करना ना फॉर्म फिल करते हुए, तो मैंने ये रिफ्रेश किया, सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ लिखूंगा गायब। ठीक है। तो हाँ, अगर हमें भनक पड़ गई कि भाईजान एक मिनट ये तो डेविड है, तो मैं एक मिनट अभी बना के दिखाता हूँ लॉजिक। इफ फर्स्ट नेम कंटेन्स डेविड, सेव, सेव, दोबारा प्रीव्यू करते हैं। तो यहां पे अगर वो लिखेगा डेविड सब कुछ उड़ जाएगा। ठीक है सर, देखें ये गलत बात है, मैं आपकी चाय भी लेके आया हूँ, ख्याल करें। आप मुझे फॉर्म ही नहीं भरने दे रहे। ओए हाँ, और चाय आपने चाय अकेले पिया, ये अलग गलत बात है। नहीं सर, मैं 2 कप चाय लेके आया हूँ। फादी बजाज भाई की चाय, ज्यादा। फादी भाई आपकी क्लास के पीछे चाय मैंने पी ली, ठंडी हो गई है। चले फिर इकट्ठे पीते हैं गर्म चाय। ठीक है, इस क्लास के बाद मिलते हैं। अच्छा, तो लॉजिक, शो और हाइड की समझ आ गई है। सबसे इस क्लास के कॉम्प्लिकेटेड घंटे के लॉजिक। बाद, क्योंकि मेरी एमएम की कॉल है। ठीक है, ठीक है। इसमें ना सबसे औखी कंडीशन शो और हाइड किया, ये समझ आ गई है सारों को। डेविड भाई लॉजिक्स यही 4 हैं टोटल ना। अब जो लास्ट जो एक चीज़ है जो पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है वो ये है कि लॉजिक्स की इम्पोर्टेंस टॉप टू बॉटम होती है।
जो ऊपर Sir. ऊपर लगेगा वो फॉर्म खुलते ही पहले पहले वो अप्लाई होगा, उसके बाद दूसरा अप्लाई होगा, उसके बाद तीसरा अप्लाई होगा, उसके बाद अगर आपने हाइड और शो कन्फ्लिक्टिंग लगा दिया ना, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर लगी हुई है ना वो अप्लाई होगी, और आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से। सर 2 सवाल हैं। एक ये कि अगर टेक्स्ट की फील्ड लगी हुई है तो क्या उसमें कस्टम वैल्यू डिस्प्ले हो सकती है, और दूसरा क्या डिस्प्ले हुई हुई कस्टम वैल्यू के तहत कोई लॉजिक लग सकती है? एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड आप मतलब इसको कह रहे हैं जिस तरह फर्स्ट नेम है, या फिर नहीं सर, मैं टेक्स्ट ही डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। इस तरह? हाँ जी सर। हाँ, इसमें कस्टम वैल्यू लग के डिस्प्ले हो जाती है, और लेकिन क्या क्योंकि ये उसमें फील्ड नहीं डिस्प्ले है, हुए भी वैल्यू के नहीं मुताबिक कुछ हो सकता है? नहीं, लेकिन चूंकि ये एक फील्ड नहीं है तो ठीक है। फील्ड के ऊपर लगती हैं लॉजिक्स ना। तो तो क्या हम प्री फील्ड कस्टम फील्ड डिस्प्ले करवा सकते हैं? हाँ, वो यूटीएम पैरामीटर्स के थ्रू आपको करवानी पड़ेगी। जो लिंक आप उनको दे रहे हैं ना, जी, उस लिंक में उस फील्ड की फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट नेम है, इसकी की है क्यूरी की, वो ठीक है। यूआरएल क्वेश्चन मार्क ये क्यूरी की, आगे आप कस्टम वैल्यू या कस्टम फील्ड की एक्चुअल वैल्यू जो है, जो वैल्यू की होती है वो लगा दें। ठीक है। जब वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो फील्ड ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, और उस ऑटो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है आप लॉजिक्स लगा सकते हैं। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ बैक इन के हमारा वो जिम वाला ही सिनेरियो है या वो क्लास वाला ही सिनेरियो है। पेरेंट ने फॉर्म फिल किया, आगे लिखा हुआ है फील्ड में कि हाँ भाई तेरे इतने बच्चे हैं, तो ये सबसे बड़े बच्चे का आप फॉर्म भर। वो काम क्या इसके तहत हो सकता है? होने को हो सकता है। उसमें ये लेकिन है अब इसमें सिनेरियो ये है कि चूंकि पेरेंट सेपरेट फॉर्म भर रहा है और अगले फॉर्म पे एक और कॉन्टैक्ट जनरेट होना है, तो क्या हम पेरेंट की कस्टम फील्ड यहाँ डिस्प्ले कर पाएंगे? वो आप डिस्प्ले नहीं करेंगे, उसको आप हाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन यूटीएम पैरामीटर्स के थ्रू फिल करेंगे। आपके 10-11 फॉर्म्स बनेंगे जी, ठीक है? एग्जैक्टली ऐसी था। इसके सेटिंग्स के अंदर सबमिशन के ऊपर यूआरएल लगाएंगे आप अगले फॉर्म है। की जी, विद यूटीएम पैरामीटर्स, ठीक है, फादर्स नेम इज इक्वल टू, और फिर आप कस्टम ई लगा देंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, फादर्स डॉट नेम। ठीक है। तो अब जब आप ये यूआरएल खोलेंगे ना, तो उसकी जो फादर्स नेम की अगर आपने फील्ड लगाई हुई है, हाँ जी, वहाँ में वो हिडन है, वो ऑटो ठीक है। पॉपुलेट हो जाएगी, ठीक है, और उसकी बेस पे आप लॉजिक्स लगा लें जो भी लगाने। उसकी बेस पे लॉजिक लगा लें। तो ठीक हो गया सर। वो आप ऑटोमेशंस में भी आप ये कर सकते हैं ना कि जब ये बने ना, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो फादर्स नेम के हिसाब से, और फिर जिस भी कॉन्टैक्ट के फादर्स नेम की फील्ड में ये वैल्यू हो, तो आपने उसको सेम बिजनेस या सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुट कर देना है। तो वो आप कर सकते हैं उसके थ्रू। होने को हो सकता है वो मैं कल आपके साथ मजाक कर रहा था। ठीक हो गया सर, मुझे आपने कल से टेंशन दी हुई थी। वो ठीक टेंशन है सिर्फ इस चीज़ की थी कि ऑर्डर ऑफ फॉर्म्स क्या होगा, सबसे पहले 10वां खुलेगा या पहला खुलेगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि सबसे पहला खुलना चाहिए और 7वें 8वें तक जाना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑफ अब ये सारा यूटीएम पैरामीटर्स में ऊपर ट्रैवल करके जाएगा। अगर उसने 7 लिखा है ना, ठीक है, तो वो हर फॉर्म के साथ ट्रैवल करके जाएगा कि 7 इसने ऑप्शन पहले फॉर्म में सेलेक्ट किया था, ठीक है, वो हर दफा फेल हो, हर दफा हिडन फील्ड में वो 7 जा रहा होगा आगे, ठीक है। ठीक है। और फिर 7वें पे क्या होगा, डिपेंडिंग हर फॉर्म में एक लॉजिक लगी होगी कि ये नंबर इतना हो तो इस फॉर्म पे आके थैंक यू हो जाए, ठीक है। ठीक हो गया। तो अगर 7 है तो 7वें फॉर्म के अंदर लॉजिक लगी होगी कि इफ दिस फील्ड्स कंटेन 7 रीडायरेक्ट टू यूआरएल थैंक यू पेज। ठीक हो। तो सोल्यूशन मैंने कल सोच लिया था, वो मैं आपके चेज़े ले रहा था। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी। अब जी कंडीशंस समझ आ गई हैं, कंडीशंस में कोई सवाल है किसी का? ओके, अच्छा हुसैन भाई, इसमें एक और चीज़ है, जैसे फादर नेम का आप कह रहे थे यूटीएम पैरामीटर के थ्रू, मुझे इस चीज़ में इशू ये है कि फादर नेम मल्टीपल लोगों के सेम भी होते हैं,
तो वो एक दूसरे में नहीं घुस जाएंगे? आप फादर्स नेम के साथ फादर की ईमेल भी यूटीएम पैरामीटर में डाल दें ओके, और फोन भी ठीक है। डाल दें, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक 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 ठीक, सही सही सही। ठीक है, वो बस आपकी कंडीशनें बढ़ती जाएंगी, आपका मैनुअल लेबर, थोड़ी मजदूरी आपकी बढ़ती जाएगी जो आपको करनी पड़ेगी। बाकी कोई ऐसा वो मसला नहीं है, होने को हो जाएगा। अच्छा जी, कंडीशन में कोई सवाल है अभी तक किसी का? कंडीशंस क्या करती हैं, कैसे चलती हैं? तो आज हम कस्टम फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। कस्टम फील्ड्स क्या होती हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चनेयर क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, उसके फील्डें क्या होती हैं, तो वो हम सारा देखते हैं। कस्टम वैल्यू और कस्टम फील्ड को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कस्टम फील्ड्स है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, हम चलते हैं फॉर्म्स में। क्लास फॉर्म्स में जाके हम एक फॉर्म खोलते हैं, फॉर्म 4 खोल लेते हैं। अब जी, एक फॉर्म के अंदर जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से, फर्स्ट नेम आपका क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी ईमेल क्या है, इसको हम कस्टम फील्ड्स बोलते हैं। जो अभी आप स्क्रीन पे 4 देख रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट फील्ड्स होती हैं, ये कस्टम नहीं होती। अगर आपने कस्टम में जाना है तो फिर आपको यहाँ कस्टम फील्ड से ऐड करना पड़ता है, लेकिन एक दफ़ा मैं सारी डिफ़ॉल्ट फील्ड्स आपको दिखा देता हूँ, फिर हम कस्टम फील्ड्स में जाएंगे। ठीक है, ये है सारी डिफ़ॉल्ट फील्ड्स और इनसे भी आप कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं। ये सारी तो वो है जो आपके सामने सामने आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आपने किसी का फुल नेम पूछना है फॉर्म के ऊपर, खाली फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछना है, किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछनी है आपने, फ़ोन ईमेल पूछना है, सबमिट का बटन है जी वो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, पेमेंट्स के अंदर जी, अब जी पेमेंट्स आप फनल के ऊपर डायरेक्ट भी एक पेमेंट का आइटम लगा सकते हैं एक ऑर्डर फॉर्म के थ्रू। ठीक है, वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे ऑर्डर फॉर्म को जब हम फंक्शनैलिटी पे जाएंगे फनल्स की। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो आप यहाँ सेल प्रोडक्ट्स पे या कलेक्ट पेमेंट पे जाएंगे और सेल प्रोडक्ट्स में क्या होगा जी, यहाँ पे ये विजेट आ जाएगा। इसके अंदर जी आप कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट हम फ़र्ज़ करें बोलते हैं जी हमने एक टेस्ट प्रोडक्ट बनाया था, वो आपका मेन प्रोडक्ट है या बम्प है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन शो करनी है, आपने इमेज और क्वांटिटी शो करनी है। ठीक है, हम कुछ भी शो नहीं करते, हम सिर्फ ये शो करेंगे ऐड प्रोडक्ट। हमने एक 90,000 9 लाख रुपए पर मंथ का एक प्रोडक्ट बनाया था, टेस्ट प्रोडक्ट बनाया था शुरू में। ठीक है, तो उसका ये प्रोडक्ट है। अब होगा क्या कि अगर हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है, कि ये बंदा यहाँ पे अपना कार्ड लगा के, डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगा के इंफॉर्मेशन ऐड करेगा रिक्वायर्ड करके, तो ये फॉर्म सबमिट हो वरना ना हो। रिक्वायर्ड नहीं करते तो यहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करे ना करे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब जी यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो आप सेटिंग सेट कर सकते हैं कि मुझे जी सिंगल कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए या 3 कॉलम्स में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट सिलेक्शन सिंगल हो, वो एक टाइम पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सके या मल्टी सेलेक्ट कर सके। ठीक है, प्लेस होल्डर जो है ये नीचे आप देखें 100% सिक्योर एंड सेफ पेमेंट्स, ये उसका लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर बम्प जो है आपने ऑन करना है, यानी इस वक्त ऑन नहीं होगा। बम्प होता क्या है कि एक तो मेन प्रोडक्ट होता है, एक साथ एक चेक बॉक्स बना होता है कि आपने अगर ये साथ ख़रीदना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गिटार ख़रीदने जाते हैं तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 9 लाख रुपए का गिटार है, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना होगा कि क्या आपको साथ गिटार का स्ट्रैप भी चाहिए जो आप मतलब अपने शोल्डर पे डालते हैं, शोल्डर स्ट्रैप भी चाहिए, वो 15,000 का होगा। आप उसको चेक कर देंगे तो आपका टोटल बिल 9,15,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बम्प प्रोडक्ट होता है, एक एड ऑन होता है जो आप एक मेन प्रोडक्ट बाय करते वक्त एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपने टोटल बिल के अंदर। ठीक है, कूपन आपने इनेबल करना नहीं करना। कूपन क्या होता है, अगर आपने किसी को डिस्काउंट देना है तो आप एक कूपन बना के रख देते हैं
और उसमें क्या होता है कि आपका कोई जानने वाला आया या आपका कोई ऐसा कस्टमर आया है जिसको आपने डिस्काउंट देना है, तो आपने कूपन एक बना के रखा हुआ है कि जो भी ये कूपन लिखेगा, फॉर एग्जांपल हेरल्ड के वर्ड का हम एक कूपन बना देते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो भी हेरल्ड लिखेगा उसकी प्राइस 9 लाख से कट के 4.5 लाख हो जाएगी, 50% ऑफ दे देंगे हम उसको। ठीक है, वो कूपन होता है डिस्काउंट देना जो हम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने सेल प्रोडक्ट्स का हमने सारा कवर कर लिया। इसके अलावा एक फील्ड है जी कलेक्ट पेमेंट की, उसके साथ ही ठहरी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आपकी अमाउंट फिक्स नहीं होती। ठीक है, जो सेल प्रोडक्ट्स वर्सेस कलेक्ट पेमेंट है, इसकी आपकी जो है अमाउंट फिक्स नहीं होती। इसमें अब होता क्या है, ये बेसिकली यूज़ होता है डोनेशंस के लिए कि आपने सेट यहाँ पे ऊपर सजेशंस आपने देनी है या नहीं देनी। ठीक है, बंदा खुद एक अमाउंट एंटर करेगा कि इतना मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर अपना कार्ड लगाएगा और वो पे कर देगा। ठीक है, सजेशंस आपने देनी है तो फिर आप यहाँ सजेशंस दे दें, आप वहाँ लिख दें कि जी मुझे जी $1 लाख पे करना है। ठीक है, आप सिंबल नहीं लगा सकते, $1 लाख की डोनेशन। अच्छा, खैर ये हो गया। अब मैं ये आपको एक दफ़ा प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि कलेक्ट पेमेंट काम कैसे करता है। अब बंदा आएगा जी, वो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जी फ़ोन ईमेल सब कुछ फिल करेगा। अब यहाँ पे ये लोड हो जाए, यहाँ पे होता क्या है, मेरा स्ट्राइप कनेक्टेड नहीं है वरना ये लोड हो जाता, कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन डालने का ऑप्शन आ जाता। अब होता क्या है जी कि मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक्चुअल अकाउंट में दिखा देता हूँ। फॉर्म्स, टेस्ट फॉर्म, इसमें जी ये हम हटाते हैं, कलेक्ट पेमेंट। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं। अच्छा जी, अब यूं आ जाएगा विजेट आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो सजेशंस ऊपर दी हुई हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो होगा क्या कि वो इन बटन पे क्लिक करेगा और जो उसको अमाउंट पे करनी होगी वो यहाँ पे कर सकता है। अगर उसने नहीं इनमें से कोई सजेशन लेनी तो वो अदर अमाउंट पे क्लिक करेगा और कहेगा जी नहीं, मैंने तो जी $1 लाख की डोनेशन देनी है, तो वो डोनेशन दे के ईमेल वगैरह। ठीक है, ये यहाँ पे ईमेल सिक्योर 1 क्लिक चेकआउट विद लिंक क्या होगा कि एक वो लिंक हो जाता है, लिंक बन जाता है आपका, वो ईमेल सेव कर लेता है। ठीक है, ये वन लिंक वाला जो ऑप्शन है, और फिर जो है आपका कार्ड वो सेव कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जो है आप सिर्फ सबमिट का बटन दबाते हैं और वो आपका कार्ड बार बार नहीं मांगता वो। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आप कार्ड वगैरह एक्सपायरेशन, CVC कार्ड, अपनी सब कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे और आप $1 लाख पे कर देंगे डोनेशन में। और चलते हैं जी वापसी अपने अकाउंट में। अच्छा जी, कलेक्ट पेमेंट और सेल प्रोडक्ट्स में फ़र्क समझ आ गया। कलेक्ट पेमेंट की अमाउंट फ़िक्स नहीं होती, सेल प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो आप अमाउंट फ़िक्स करते हैं कि इतनी ही पे करेगा तो आगे जाएगा, वरना वो आगे नहीं जाएगा। एड्रेस की इन्होंने कुछ महीनों पहले एक अपडेट दी है जी कि आपने अगर अपना एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, ये आप नॉर्मली जब एक एड्रेस आप ऐड कर रहे होते हैं तो आप ये मैनुअली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये हटा देता हूँ, तो यहाँ पे सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, ये सारे अलग-अलग आ गए। ठीक है, अब इन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है वो ये एक अपडेटेड एड्रेस फील्ड दी है। ये नॉर्मली स्ट्रीट एड्रेस होता है। ठीक है, इस तरह होता था पहले। ठीक है, सिर्फ स्ट्रीट एड्रेस था और ऑटो कंप्लीट ऑफ था, सिर्फ ये स्ट्रीट एड्रेस मांगता था। उसके बाद आप सिटी, स्टेट वगैरह
अलहदा से पूछते थे इससे कि जी हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। अब जी इन्होंने जो न्यू अपडेट दी है वो क्या दी है कि आप एक बंडल्ड फॉर्म ऑफ फील्ड्स आपने बना ली हैं, जिसके अंदर ऊपर स्ट्रीट एड्रेस है कि आपकी स्ट्रीट का एड्रेस क्या है, सिटी का नाम क्या है, स्टेट का नाम क्या है। जो ऑटो कंप्लीट सर्च है ना, इसमें होता क्या है कि जी आप अपना एड्रेस लिखना शुरू करते हैं और जिस तरह गूगल मैप्स के ऊपर वो आपको सजेशंस देना शुरू कर देता है कि अच्छा जी आप मॉडल टाउन लिखने लगे हैं, 59C लिखने लगे हैं, ये वाली एवेन्यू लिखने लगे हैं, ये वाली वो लिखने लगे हैं। तो आप सिर्फ ड्रॉप डाउन में से थोड़ा सा लिख के ड्रॉप डाउन में से देखते हैं हाँ जी मेरा एग्जैक्ट एड्रेस ये है, उसको सेलेक्ट कर देते हैं। मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखाता हूँ। इसको सेव करके प्रीव्यू करते हैं। पेमेंट लिंक हटा दिए, प्रीव्यू दोबारा करते हैं। अच्छा जी, ये सर्च एड्रेस जो है हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम कहते हैं ओसाका में लिखता हूँ जी, तो ओसाका जापान इसने आपको खोल के दे दिया है, ठीक है। या फिर ज़ेप ओसाका बे साइड जापान, ओसाका एयरपोर्ट, ये सारे जापान के आपको। ओसाका वेलनेस मसाज, ये तो अब एक बिज़नेस का एड्रेस आ गया। स्ट्रीट बेलेव्यू NE और USA, ठीक है। तो ये ऑटो कंप्लीट करेगा। मैं इनमें से एक पे क्लिक करूँगा तो ये इसने सिटी, स्टेट, जापान, कंट्री ये फिल कर दिया है। अब मैं एक और सेलेक्ट करता हूँ लास्ट वाला जिसके अंदर सब कुछ था। अब इसमें स्ट्रीट एड्रेस भी फिल कर देगा, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, इसने सब कुछ वो ऑटो फिल कर दिया, ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके पैसे लगते हैं, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल एक दफ़ा एड्रेस फिल करने के 3 सेंट्स हैं, तो ये मेरे ख्याल 100 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं एक दफ़ा एड्रेस फिल करने के। फिर से ये गूगल की पेड है ना, फिर इसलिए पेड है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पेड है। अब जी मेरा एक क्लाइंट है T-Mobile 5G जो है US के अंदर, उनके ना दिन की 25,000 फॉर्म सबमिशन होते हैं। मतलब दिन में 25,000 लोग जो है एक दिन में उनका फॉर्म फिल करते हैं। अब उन्होंने एक दिन जो है ये ऑटो फिल लगा के देखा है, तो उनको जो है मेरे ख्याल $10,000 का बिल पड़ गया था एक दिन में, 8-10 हज़ार का। तो उन्होंने एक दिन लगा के फिर मुझे कहा है भाई हटाओ इसको, ये हमारे खांचे निकालता है। तो उसके बाद से जी उन्होंने फिर ये वाला एड्रेस, ये ऑटो कंप्लीट एड्रेस दोबारा नहीं लगाया। मैंडेटरी सर्च बार जो है जी, इसको आप ऑन कर देंगे तो बंदा सर्च करेगा और सेलेक्ट करेगा तो वो फिल कर सकता है, वरना जो है वो नीचे वाले एड्रेस फिल नहीं कर सकता, ठीक है। उसको लाजमी सर्च ही करके सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके अंदर आपने अगर पर्टिकुलरली कोई एक फील्ड में कुछ चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने कोई पोस्टल कोड में कोई चेंजिंग करनी है, उसका कोई प्लेस होल्डर, फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड का ये जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे ये पोस्टल कोड लिखा हुआ है, तो इसको मैं कहता हूँ जी नहीं, यहाँ पे जिप कोड होना चाहिए, पोस्टल कोड ना हो। जिस तरह मुल्तान का 60,000 है तो ये जिप कोड होना चाहिए, पोस्टल कोड नहीं होना चाहिए। आपने एक चीज़ का ध्यान करना है, क्यूरी की को नहीं छेड़ना आप, क्योंकि ये एक्चुअल फंक्शनैलिटी पे वर्क करता है। जो प्लेस होल्डर और लेबल है ये फूल बूटियाँ, ये सिर्फ आपको सिर्फ फ्रंट एंड पे जो नज़र आ रहा है ये वही है। इसकी एक्चुअल बैक एंड पे जो इसका कनेक्शन हुआ है, जो फंक्शनैलिटी चल रही है, जो ऑटोमेशन से इसको कनेक्ट कर रहा है, जो आपको कॉन्टैक्ट्स और डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, वो इसकी क्यूरी की है। अनलेस आपको ज़रूरत पड़े आपने क्यूरी की को नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड करें, हिडन करें, मतलब आप पोस्टल कोड हिडन कर दें, जिप कोड हिडन कर दें, ठीक है। एड्रेस कंप्लीट हो गया हमारा, एड्रेस वाली फील्ड है। उसके बाद जी हमारी एक फील्ड है जी ऑर्गेनाइजेशन की। अब ऑर्गेनाइजेशन में जी दुख तकलीफ़ ये है जी कि हाई लेवल के जो डेवलपर्स हैं वो आपस में तहिया नहीं कर सके कि भाईजान हमने इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलना है, बिज़नेस नेम बोलना है, या कंपनी नेम बोलना है, ठीक है। आपको ऑटोमेशंस में ये कंपनी नेम मिलेगा, आपको कॉन्टैक्ट में ये बिज़नेस नेम मिलेगा,
आपको फॉर्म के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, फील्ड ये एक ही है, ठीक है। सारी कनेक्ट और क्यूरी कीज भी भाजन मज़े की बात है, क्यूरी कीज डिफरेंट है इनकी, बेहतरीन किस्म की, ठीक है। लेकिन आपने ऑटोमेशन कोई चलाई है अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और आप चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे ने कुछ फिल किया है वो जाके नोट्स में चला जाए या कहीं और चला जाए, तो ऑटोमेशन में आपको कंपनी नेम मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा ही नहीं, और वो फील्ड यही होगी, ठीक है। तो ये दुख तकलीफ आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो है बहुत देखने को मिलेगी जब आप ऑटोमेशंस करेंगे या कुछ कर रहे होंगे ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो फील्ड है इसका आपने ध्यान से वो जहन में रखना है। जब आप कोई CSV अपलोड कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मेरे ख्याल कंपनी नेम होता है, उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो ये वो हो गया, इसको भी वही रिक्वायर्ड करें, मैंडेटरी हो जाएगा, या हिडन कर दें, हटा दें। हिडन करके आप हिडन वैल्यू इसकी या तो एक हार्ड कोड कर सकते हैं कि जी अगर फिल नहीं हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। अगर आपने इसको हिडन करके URL के थ्रू इसमें कुछ ऑटो पॉपुलेट करा दिया है तो ठीक, अगर ये एम्प्टी रही है तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये रहेगी, ये डिफ़ॉल्ट सबमिट होगी, ठीक है। अच्छा जी, वेबसाइट पे आ जाएं जी, सिंपल, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस यहाँ पे वो अपनी website.com लिखेंगे, वो उनकी वेबसाइट URL होगी। अच्छा जी, अब इसके नीचे जो है यहाँ से शुरू होती हैं कस्टम फील्डें, ठीक है। इनमें से कुछ जो है अदर एलिमेंट्स को आप इग्नोर कर दें, वैसे इग्नोर नहीं कर सकते, सिग्नेचर, डेट पिकर, इमेज के अलावा सारी कस्टम फील्डें हैं यहाँ। PNC ये कस्टम फील्ड नहीं है, सोर्स कस्टम फील्ड नहीं है, स्कोर कस्टम फील्ड नहीं है, कैप्चा HTML टेक्स्ट फील्ड ये कस्टम फील्ड नहीं है, रेटिंग कस्टम फील्ड है, चॉइस एलिमेंट्स कस्टम फील्ड हैं, और टेक्स्ट एलिमेंट्स कस्टम फील्ड हैं। कस्टम फील्ड से मेरा क्या मतलब है, आपने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, आपकी सेटिंग्स में ये एक नई फील्ड जनरेट कर देगा, और आपने फॉर्म सेव कर दिया, ठीक है। मैं ये रेकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ से उठा के रखते जाएं, ठीक है, क्योंकि इनकी नेमिंग कन्वेंशन में मसला आ जाता है, अनलेस आप ये जहन में रख के चलें कि जी मैंने यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें किसी से पूछा है, हाँ गई ये उसका नाम बन गया है सिंगल लाइन 6CV9। अब आप चाहते हैं जी कि आप पूछें किसी से कि व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ठीक है, और शॉर्ट लेबल प्लेस होल्डर लगा दें, फादर नेम गोज़ हियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको लेके जाता हूँ सेटिंग्स में या फिर कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स, हम कोई सा ऊपर खोल लेते हैं, डैनियल पार्कर साहब को खोल लेते हैं। अब ये देखें, ये उसने अपनी मर्ज़ी से एक फ़ोल्डर बना दिया, फॉर्म, और ये /form0, ठीक है। फादर्स नेम कहाँ गया, हम रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा जी, हाँ, कि उसने अपनी मर्ज़ी से एक फ़ोल्डर का नाम बना दिया है, उसमें हमारी वो फील्ड आ गई, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ठीक है। अब जी ये चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, अगर आपने इस तरह के कुछ करने हैं, वैसे ये चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इस तरह के चेंजेस करने भी हैं, फ़ोल्डर्स वगैरह बनाने भी हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले फॉर्म बनाने से पहले एक डॉक्यूमेंट बनाएं, एक लिस्ट बनाएं कि एक फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस क्या आने हैं। अक्सर औकात वो आपको क्लाइंट दे रहा होगा, आप खुद नहीं लिख रहे होगे, तो आप सेटिंग्स में जाएं, आप कस्टम फील्ड्स के टैब में जाएं, फोल्डर्स में जाएं, और उस एक फॉर्म का एक फ़ोल्डर बना लें अगर कस्टम फील्ड्स बननी है,
ठीक है, अब ये जो फालतू के जी हमारे 3-4 फोल्डर बने हुए हैं, गंद मचाया हुआ है इन्होंने, तो मैं डिलीट कर देता हूँ इनको। अच्छा जी, वो कह रहा है जी पहले फील्डें बाहर निकालो। हम इसको मूव करते हैं जी एडिशनल इन्फो में, या फिर हम फॉर्म 0 में सारे मूव करके फॉर्म 0 को रीनेम कर देते हैं। डेमो, इसको हमने मूव कर दिया फॉर्म 0 में, नेम को हमने मूव कर दिया फॉर्म 0 में, बैक गए। अब ये दोनों गंद खराबा हमने डिलीट कर दिया, फॉर्म 4 भी, और इसको हम रीनेम कर देंगे एडिशनल कस्टम फील्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा हमने बना लिया। अब जी जब हम किसी कॉन्टैक्ट में जाएंगे, अब हमारे पास अब टोटल 4 फोल्डर्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने पहले से बनाया हुआ था, उसके बाद कॉन्टैक्ट है जिसमें बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, जनरल इन्फो है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे बिजनेस नेम है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, वेबसाइट, उस बंदे का टाइम जोन। एडिशनल इन्फो में जी ये हमने कुछ कस्टम फील्डें बनाई हुई हैं, ठीक है, ये एडिशनल इन्फो में है। और फिर आखिर में हमारा जो फोल्डर है जिसमें 4 फील्डें हमने डाली हुई हैं, अपलोड, फादर्स नेम, योर नेम, जिसमें हमने कहा था कि अगर डेविड ब्राउन सेलेक्ट करेंगे तो वो कभी पास ही नहीं करने देगा आपको क्वेश्चनर को, तो और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हमारी ये आ गई। अभी हम वापसी चलते हैं फॉर्म के अंदर, क्लास फॉर्म्स, डेमो फॉर्म पे चले जाते हैं। अच्छा जी, अब इसके CSS को क्या हो गया, खैर हमने शायद लेबल उड़ा दिए थे। अब यहाँ पे अब आप कस्टम फील्ड्स में जब जाएंगे तो आपको दोबारा से 4 फोल्डर मिलेंगे, जनरल इन्फो छोड़ के, कि जनरल इन्फो में डिफॉल्ट फील्ड्स है। कॉन्टैक्ट, इसमें ये 3 कस्टम फील्ड हैं। एडिशनल इन्फो, इसमें ये 9 कस्टम फील्ड हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें 1 कस्टम फील्ड है। और आखिरी वो फोल्डर जिसको हमने अभी जाके रीनेम किया है और 2 फोल्डर डिलीट किए हैं, एडिशनल कस्टम फील्ड्स, जिसमें 4 कस्टम फील्ड्स हैं। अच्छा जी, कस्टम फील्ड्स की टाइप्स कितनी होती हैं जी? सिंगल लाइन जी वो होती है जिसमें सिर्फ एक लाइन में टेक्स्ट लिखने की जगह होती है, वो एक स्ट्रिंग होती है। और जब हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं हाई लेवल में, और हमें ये कंफर्म नहीं होता कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो नंबर है, करेंसी है, या स्ट्रिंग है, या फिर वो कुछ भी है, जो सिंगल लाइन फील्ड है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये हर किस्म की स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन हर किस्म की इंजेस्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सिंगल लाइन फील्ड्स बनाते हैं जब हम कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं हाई लेवल में, और फिर बाद में जब हमारे पास डाटा पूरा आ जाता है तो हमने चेंज करनी होती है तो हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें कंफर्म नहीं है, हमें नहीं पता कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आने वाली है हाई लेवल में आपके उस अकाउंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल लाइन फील्ड्स बनाएंगे। मल्टी लाइन भी बना सकते हैं, बस उसमें भाईजान बस वो पैराग्राफ पूरे लिखने की ऑप्शन होती है और वो मतलब बड़ी फील्ड बन जाती है। सिंगल लाइन में पैराग्राफ जितनी भी इंफॉर्मेशन आ सकती है वो यूआई में बस एक ही लाइन खड़ी रहेगी, उसको आप पैराग्राफ में एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसको आप खोल नहीं सकते। जिस तरह ये है ना ऑप्शन, इसको हमने ये बड़ा कर दिया, ठीक है। सिंगल लाइन को आप इस तरह बड़ा नहीं कर सकते, मल्टी लाइन को कर सकते। टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट, टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट में क्या होता है जी कि आप यहाँ पे अब ये यहाँ पे अब ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मैं किसी कोई और फॉर्म खोलता हूँ क्योंकि इसकी CSS बिगड़ी हुई है, हमें लेबल नज़र नहीं आ रहे। फॉर्म 4 पे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें अब सही नज़र आएगा। टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट पे वापसी चलते हैं। यहाँ पे जी फ़र्ज़ करें जी हम पूछते हैं जी किसी के
टेल अस द नेम ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर आप एक ही फील्ड में मोर देन वन आंसर चाहते हैं किसी से, ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जी वो यहाँ पे वो लिख देगा। आप ऐड ऑप्शन यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। प्री फिल वैल्यू आपने वैसे ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि वो जब खुद फिल करेंगे तो करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट में बेसिकली एक ही फील्ड में आप मल्टीपल टेक्स्ट आंसर्स ले सकते हैं लोगों से। अच्छा जी, उसके बाद जी टेक्स्ट की 3 फील्ड्स हमने कवर कर ली, चॉइस एलिमेंट्स की 4 फील्ड्स हैं। अच्छा जी, खैर टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट हमने कवर कर लिया। अब जी चॉइस एलिमेंट्स जो हैं 4 हैं। जो सिंगल ड्रॉप डाउन और रेडियो है ये एक तरफ, और मल्टीपल ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्स ये दोनों एक तरफ, ठीक है। इन दोनों में सिंगल ड्रॉप डाउन में और रेडियो में सिर्फ आप एक एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक। मल्टीपल ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्स में आप जितने मर्जी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। आपने फ़र्ज़ करें कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साइन अप किया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रेडिट है, 9gag है, आपने फ्री पिक पे साइन अप किया, या किसी भी आपने सोशल मीडिया या क्रिएटिव प्लेटफॉर्म पे साइन अप किया, तो वो पूछते हैं आपने अकाउंट क्यों बनाया, आप क्या करते हैं। तो आप मतलब 4 5 10 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं उनमें से कि जी के मुझे इंस्पिरेशन के लिए भी ये चाहिए, मुझे इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए। वो मल्टीपल ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स कंसिडर हो सकता है। और फिर जो फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें A to D जो है 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, वो रेडियो होता है। और अगर आपने उसी एक ऑप्शन सेलेक्टेबल ऑप्शन को ड्रॉप डाउन में बनाना है तो वो सिंगल ड्रॉप डाउन होता है। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। सिंगल लाइन जो है इस तरह होगा, ठीक है, मल्टीपल लाइन इस तरह होगा, टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट इस तरह नज़र आएगा, नंबर फील्ड जो है इसी तरह होगी, नंबर लिख सकते हैं। फ़ोन फील्ड के अंदर जी ड्रॉप डाउन होगा कि आपकी कंट्री कौन सी है, और फ़ोन नंबर आप लिखोगे। मॉनेटरी फील्ड और नंबर फील्ड में कोई बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, लिखते आप दोनों में नंबर ही हो, लेकिन जो मॉनेटरी फील्ड है उसका जो वो डाटा एंड में स्पिट आउट करता है, जो दिखाता है एंड में, उसके साथ एक डॉलर साइन लगा होता है, और उसका जो फॉर्मेट है वो करेंसी में हुआ होता है, ठीक है। वापसी आते हैं ड्रॉप डाउन सिंगल में, आप सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन मल्टीपल में आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो सेलेक्ट है इस तरह होता है कि एक टाइम पे आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आखिर में इस कैटेगरी में डेट पिकर है, जिसमें आप अपने कस्टमर को या क्लाइंट को या जो भी है, अगर आप चाहते हैं कि वो कोई डेट सेलेक्ट करे तो आप उसको ये कैलेंडर डेट पिकर फील्ड दे दें, वो अपनी मर्ज़ी की फील्ड के ऊपर अपनी मर्ज़ी की डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। अब एक एग्जांपल जो है मैं आपको बना के दिखाता हूँ रेडियो की। हम दोबारा से जो वो है नंबर वाली है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, इसको हम बनाते हैं दोबारा से, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, और फिर ऑप्शंस में हम करते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें बंदा सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। अच्छा, वो कह रहा है कि जी इन दोनों की वो है लेबल सेम है, तो हमें एक को चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं ब्रैकेट में रेडियो लिख देता हूँ, ठीक है, नाम चेंज हो गया थोड़ा सा। अब जी मैं दोबारा से प्रीव्यू करता हूँ इसको, तो ये जी रेडियो है, मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एज अपोज टू चेक बॉक्स, शक्ल सेम है, हाउ मैनी, या फिर व्हाट अप्लायंसेस डू यू
have in your house that need repair. आपके घर में क्या क्या अप्लायंस है जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, ठीक है. फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, वाटर डिस्पेंसर, ठीक है. अब इसमें मैं अगर आपको दोबारा से पीला बल्ब, बल्ब लिखना भी ऐसे है, BULB नहीं लिखना. तो हम इसको प्रीव्यू करते हैं. अब आप देखें कि इसमें आप सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम. चेकबॉक्स की फील्ड में आप पीला बल्ब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टीवी फ्रिज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन डिस्पेंसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है सिर्फ अपना पीला बल्ब ठीक करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है. सिंगल ड्रॉप डाउन और मल्टीपल ड्रॉप डाउन में फंक्शनैलिटी वाइज यही फ़र्क है जिस तरह रेडियो और चेकबॉक्स का फ़र्क है. सिंगल ड्रॉप डाउन में आप सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक, जिस तरह रेडियो में एक होता है. और मल्टीपल ड्रॉप डाउन में आप चाहें तो सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह चेकबॉक्स में होता है, और चाहें तो सिर्फ एक आधा या दो सेलेक्ट कर लें, ठीक है. ये हो गया, चॉइस एलिमेंट्स हमारे हो गए और टेक्स्ट एलिमेंट्स भी हमारे हो गए. रेटिंग का जो है वेरी रिसेंटली ये फील्ड आई है, ठीक है. ये भी टेक्निकली एक 5 ऑप्शन वाली रेडियो फील्ड है जिसके ऊपर सितारे बने हैं, ठीक है. अगर आपने अपनी रिव्यू लेना है किसी से कि भाईजान हमारी सर्विस आपको कैसी लगी है, तो आप यहाँ पे उनको वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार. और फिर आप इस पे लॉजिक लगा सकते हैं जी कि अगर 4 या 5 स्टार किसी ने सेलेक्ट किया है तो उसको हमारे गूगल पे ले जाओ रिव्यू देने के लिए, और अगर किसी ने 1 to 3 स्टार सेलेक्ट किया है तो उसको एक फील्ड शो कर दो जी कि हमें बताओ जी क्यों तुम्हारा रिव्यू अच्छा नहीं है, लेकिन उसको गूगल का रिव्यू लिख मत दो इन केस वो जाके उधर एक गंदा रिव्यू ना दे दे. जो टेक्स्ट फील्ड है जी ये सिंगल लाइन से डिफरेंट है. ये एक वो फील्ड नहीं है कि जिसमें आपको इनपुट चाहिए हो किसी कस्टमर का. टेक्स्ट बेसिकली सिर्फ एक बोल्ड टेक्स्ट फील्ड होती है जिसके ऊपर आप बस लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल फिल आउट द फॉर्म बिलो टू गेट $5, ठीक है, $5 देंगे आप. साइज़ जो है आप 32 कर दें ताकि एक लाइन पे हो जाए, मिडल लाइन कर दें, बोल्ड कर दें, ठीक है. ये टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, ये कस्टम फील्ड नहीं है, ये आप सिर्फ फॉर्म के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये कहीं और शो नहीं होगी. HTML फील्ड, आपने कोई HTML कोड लगाना है यहाँ पे आप लगा सकते हैं फॉर्म के अंदर. कैप्चा जी सिक्योरिटी वाली ड्रामेबाजी, कैप्चा फिल करें. आज तक मुझसे इसने प्रॉपर कैप्चा मांगा नहीं है ये लगाने के बावजूद. अभी ट्राई कर लेते हैं दोबारा. V2 नहीं है, आई थिंक ये V1 है. V2 में हाँ. आपको प्रॉपर कनेक्ट करना पड़ता है उसके साथ. हाँ, ये देखें, ये बस ये ऑटोमेटिकली हो गया. ये सवाल पूछता ही नहीं है, ड्रामेबाजी है ये V1 है, ये V1 इसलिए है. नहीं पूछता. लैब्स में ऑन करना पड़ता है V2. V2 नहीं, मेरे उसकी ख्याल में इंटी- दिया ही नहीं है इन्होंने. अच्छा, उसकी उसकी इंटीग्रेशन होती है प्रॉपर. उसकी इंटीग्रेशन कंप्लीटली चेंज है V1 से, वो मैंने देखी है. ठीक है. मैंने किया हुआ है वो. V2 में प्रॉपर आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, आपको टोकन डालने पड़ते हैं, ओ नहीं वो भाई, इतना कौन. सारा कुछ. उसमें जाके फिर वो क्वेश्चंस भी पूछता है, वो मुख्तलिफ शक्लें बनवाता है आपसे कि ये रेड लाइट पे क्लिक करो. हाँ, अच्छा जी. उसके बाद जो है आपकी फील्ड है, अब ये जहन में रखें कि ये जो कस्टमाइज्ड कैटेगरी के अंदर जो ये फील्ड्स हैं, इनमें से मेरे ख्याल PNC है, हाँ ये PNC है जो कस्टम फील्ड बनती है, और स्कोर है
जो कस्टम फील्ड बनती है। बाकी सारी जो हैं वो कस्टम फील्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती, ये चार जो है ना, कैप्चा की, टेक्स्ट की, एचटीएमएल की। अब सोर्स जो है ना यहाँ पे फोर्थ फील्ड, इसमें होगा क्या कि अगर आप बेसिकली आप हार्ड कोड करते हैं कि आपने 10 फनलें बनाई हैं, एक एक फनल के ऊपर फेसबुक की लीडें जा रही हैं, एक फनल के ऊपर टिकटॉक की लीडें जा रही हैं, एक फनल के ऊपर स्नैपचैट की जा रही हैं, एक पे लिंक्डइन की जा रही हैं। तो हर फॉर्म के अंदर जो है आप ये सोर्स की फील्ड लगा के आप हार्ड कोड कर देंगे फेसबुक या फिर अपना जो भी ना, इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ। अब देखें वो विजिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये होगा क्या कि जब आप कोई फॉर्म बंदा यहाँ पे फिल करेगा ना, तो उसके सोर्स में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा फेसबुक। टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप यहाँ लिख दें जो आप उनसे बेसिकली अग्री करवाना चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे, प्राइवेसी पॉलिसी पे, वो सारी यहाँ टीएनसी आप लिखेंगे। स्कोर बेसिकली ये है कि स्कोर में आपने क्या करना है, कितना स्कोर ऐड करवाना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली सारी मैथ आप लगा सकते हैं यहाँ पे। इसको दोबारा एक दफ़ा देखते हैं स्कोर में, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो भी आपने फिल कर दिया, अब स्कोर का जो है ना, मुझे कोई प्रैक्टिकल यूज़ केस इस वक्त जो है वो समझ सिर्फ क्रेडिट स्कोर्स, हाँ जी, एस्टिमेशंस नहीं, ये जो है स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग के लिए यूज़ होता है कि इस लीड को या इस कॉन्टैक्ट को इतना स्कोर दे दो आप, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अपॉइंटमेंट होस्ट की है, आपका क्लाइंट कॉल पे आया है और आपने अपनी डिक्शनरी में सेट किया हुआ है कि अगर कोई बंदा कॉल पे आ जाता है 10 स्कोर हो गए और वो मेरी चीज़ परचेज कर लेता है 90 स्कोर और हो गए, तो बाय द एंड ऑफ द अपॉइंटमेंट ये फॉर्म ओपन होगा और आप करेंगे क्या कि इसके अंदर 100 लिख के सबमिट कर देंगे, उस बंदे का जो स्कोर है उसके अंदर 100 स्कोर में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप कैलकुलेशंस में जो है वो कर लें, या जैसे यहाँ से तो नहीं बल्कि सॉरी, आपने जो उधर सेट कर दिया वो बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जो है यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्म के अंदर ही कर सकते हैं बगैर उसके ऑटोमेशंस के अंदर जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इमेज एलिमेंट कस्टम फील्ड नहीं बनता, ये बेसिकली आप सिर्फ कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं फॉर्म के ऊपर, तो ये डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट इमेज लग गई है आपके फॉर्म के ऊपर। फाइल अपलोड, ये एक कस्टम फील्ड बनती है। इसके अंदर होता क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि कोई चीज़ बंदा अपलोड करे, आप चाहते हैं सिर्फ पीडीएफ अपलोड कर सके वो, या फिर आप चाहते हैं जी कि वो सिर्फ डॉक फाइल अपलोड कर सके, या सिर्फ पीएनजी या जेएफ या जेपेग या सीएसवी अपलोड कर सके, या फिर मल्टीपल फाइल्स आप अलाउ करना चाहते हैं कि 10 सीएसवी तक वो अपलोड कर सके, 10 पीडीएफ तक अपलोड कर सके, तो ये अपलोड की फील्ड है और इसकी कस्टम फील्ड जनरेट होती है जब भी आप यहाँ से उठा के इधर रखते हैं। सेम विद मॉनेटरी, जब आप मॉनेटरी फील्ड यहाँ रखेंगे तो एक नई फील्ड जनरेट हो जाएगी जो आप दोबारा से वही ड्रामेबाजी सेटिंग्स में जाके कस्टम फील्ड्स में जाके आपको रीनेम करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। बेहतर वही है कि आप सेटिंग्स में जाके बनाएं या फिर कस्टम फील्ड्स में जाके खुद एक फील्ड ऐड करें, ठीक है। इन्होंने ईज़ ऑफ यूज़ के लिए यहाँ पे फील्डें दी हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट पहले ये नहीं होती थी, पहले जो है वो सिर्फ इतना पोर्शन होता था, पर्सनल इन्फो और फिर ये एड्रेस सिटी स्टेट, उसके बाद जो है टेक्स्ट, एचटीएमएल, कैप्चा, सोर्स और ये इमेज, हाँ इतना ही था। अब जी अदर एलिमेंट्स में जी इमेज के अलावा सारे जो हैं वो कस्टम फील्ड एक जनरेट कर देते हैं, ठीक है। चाहे वो मॉनेटरी है, चाहे वो नंबर फील्ड है, चाहे वो डेट पिकर है, चाहे वो सिग्नेचर है। एट दी एंड सिग्नेचर एक वाहिद फील्ड रह गई है जो हमने अभी तक कवर नहीं की। सिग्नेचर में होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लगाई है जिसके अंदर आई अग्री टू
सेल माई सोल बाय साइनिंग बिलो। अब होगा क्या कि ठीक है, अब ये एक साइन की फील्ड है, मैं आपको प्रीव्यू करके, ये एक डिजिटल सिग्नेचर की फील्ड है, इसको मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर आप बेसिकली साइन कर सकते हैं, ठीक है। साइन करके सबमिट करेंगे तो आपकी सिग्नेचर हाई लेवल के अंदर कैप्चर हो जाएगा। हमने तकरीबन सारी कस्टम फील्ड्स कवर कर लिए हैं। सिग्नेचर, फाइल अपलोड, डेट पिकर, चेकबॉक्स, रेडियो, ड्रॉप डाउन, सिंगल मल्टीपल, मॉनिटरी, फ़ोन नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन, सारी कस्टम फील्ड्स हमने कवर कर लिए हैं। और फॉर्म्स के अंदर आपका डेस्कटॉप मोड और मोबाइल मोड भी है, अगर आपने व्यू करने के लिए, चेक करने के लिए आपने सेट करना है। नोटिफिकेशंस आप भी सेट कर सकते हैं। तो हाँ जी अब्दुल्ला भाई। सर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम बेसिकली अपने CSS के टैब में आई फ्रेम है HTML का टैग, तो हम डायरेक्टली एम्बेड नहीं कर सकते। हम जावास्क्रिप्ट को कह सकते हैं कि वो हमारे लिए पहले आई फ्रेम का टैग बनाए और उसमें हम फिर उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली HTML पुट नहीं कर सकते अपने बेसिकली स्क्रिप्ट के टैग में जो हमने हाई लेवल देता। जहाँ तक मेरा ख्याल है फाहद भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो आप मुझे करेक्ट करना, जो ये आई फ्रेम का आपको एम्बेड कोड देता है, ये तो एप्लीकेबल होता है, आप जहाँ पे भी इसको आप लगा दें, बस उसको HTML या CSS की जगह चाहिए होती है। हाँ, HTML की जगह पे लग जाता है। CSS में आई थिंक मैंने कभी यूज किया नहीं है, लेकिन HTML की जहाँ पे भी जगह होती है वो हर जगह चलता है। अब अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं कि क्या अगर जावास्क्रिप्ट में हमने लगाना है तो क्या हम जावास्क्रिप्ट को पहले सेटअप करेंगे कि वो मैं एम्बेड कोड या आई फ्रेम लगाने की जगह दे। हाँ जी, क्योंकि ना आई फ्रेम बेसिकली है क्या कहते हैं HTML की प्रॉपर्टी है, जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है नहीं वो। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट में HTML यूज करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है उसको। ठीक है सर, मेरा ये सवाल है कि एम्बेड कोड जो है ये हमारा, तो ये कोर्सेज में हम अप्लाई कर सकते हैं? इसमें कोर्सेज मेंबरशिप्स, जी जी। वहाँ पे CSS की जगह तो है लगाने की। मेरे ख्याल लग जाएगा, लेकिन आपको उसका प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा, मतलब वो आपको मेंबरशिप वगैरह की CSS HTML उठानी पड़ेगी और आपको प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको जो उसने CSS जावास्क्रिप्ट का सेक्शन दिया हुआ ना, वो उसने उस पूरे एरिया का दिया हुआ है। ठीक है, अब आप फॉर्म का वहाँ डायरेक्ट एम्बेड कोड डाल देंगे तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे शो होगा। ठीक है, जो वेबसाइट्स वगैरह के एम्बेड कोड होते हैं, अब फर्ज करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट का अकाउंट है, उसका ये वर्डप्रेस साइट है मेरे क्लाइंट की ना। ठीक है, अब ये वर्डप्रेस साइट में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक एडिट करता हूँ पेज, अब यहाँ पे अगर आप इसको मैं साइड पे करूँ, अगर आप ये देखें, ये जो फॉर्म लगा हुआ है, ये हाई लेवल का फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, जी सर। अब मैं इसको एडिट करूँगा और ये लेफ्ट साइड पे उसने मुझे उसका आई फ्रेम का कोड दे दिया। अब जी अगर मैंने इसको ढूंढना है तो मैं इसका यहाँ तो एक नाम ढूंढूंगा आई फ्रेम के अंदर। अगर आई फ्रेम मुझे नहीं मिल रहा तो फिर मैं ये फॉर्म की जो है ID कॉपी करूँगा और मैं ये जाके उसके अकाउंट में उसका फॉर्म कोई सा खोलूँगा और इसको ओपन कर लूँगा। ओके सर। हाँ जी अब्दुल्ला भाई। बेसिकली हम एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो हमारे HTML के होते हैं, तो हमें उसको क्रिएट करवाना पड़ेगा जबरदस्ती जावास्क्रिप्ट से के थ्रू कि भाई नहीं इसको क्रिएट करो, हमारे पास क्योंकि स्पेस नहीं है HTML की, तो हम उस जुगाड़ से कर सकते हैं। अदरवाइज हम बेसिकली CSS में भी 100% श्योरिटी है मुझे कि हम नहीं कर सकते आई फ्रेम को इम्बेड। ठीक है, ऐसे ही होगा, क्योंकि ये जैसे वादी भाई ने कहा टैग ये HTML का है, तो ये
CSS में लगेगा नहीं, और जावास्क्रिप्ट में भी हमें ज़बरदस्ती टेक्निकली वो आई फ्रेम का सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम मोबाइल व्यू और जो इसमें कंप्यूटर व्यू है, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं एडिट? नहीं, मतलब जैसा कंप्यूटर पे होगा वैसा सेम ही हमने उस पे करना है मैंने मोबाइल व्यू अब फर्स्ट नेम उड़ा दिया ना यहाँ से, अब मोबाइल जी। व्यू पे भी फर्स्ट नेम उड़ गया। ये ओके। आपके सिर्फ इसके लिए है कि अब फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कि हालांकि फनल में जब आप फनल या वेबसाइट बना रहे होते हैं, जी जी। वहां पे आप मोबाइल व्यू में और फॉर्म लगा दें हाँ जी। और डेस्कटॉप व्यू में और फॉर्म लगा दें, ठीक है। जी अब उसका यहाँ पे आप क्या करोगे, आप दो फॉर्म बनाओगे, एक जी। फॉर्म डेस्कटॉप व्यू के लिए स्पेसिफिकली होगा और एक हाँ जी। फॉर्म स्पेसिफिकली मोबाइल व्यू के लिए बनाओगे, और दोनों को जिस ऑटोमेशन में लगाना है दोनों को उस ऑटोमेशन में लगा दोगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी अब्दुल अनान भाई। सर ये जब सेटिंग्स में गए थे आप फेसबुक पिक्सल इवेंट्स में, हम्म। तो इसमें आप इसे रिपीट कर सकते हैं कि फेसबुक पिक्सल आईडी यानी कि जो मेटा के अकाउंट्स होते हैं उससे लिंक करेगी ये चीज़ें? हाँ हाँ, आपको फेसबुक पिक्सल आईडी जो है, मैंने फेसबुक एड्स कभी चलाई नहीं है। मेरे दोस्त हैं हमजा भाई, उनके साथ मैं करता हूँ फेसबुक एड्स का। तो पिक्सल आईडी आपको मेटा से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सही है कौन सी सर। डालनी है, जब आप इवेंट सेटअप कर रहे होते हो ना, उसका पिक्सल वगैरह, उसका मेटा कैंपेन का या मेटा अकाउंट का इटसेल्फ का, मेरे ख्याल पर कैंपेन होता है, तो उसकी पिक्सल आईडी वो आप वहाँ से जनरेट करवा के यहाँ पुट करोगे, ठीक है। और फिर वहाँ पे इवेंट्स बनाओगे व्यू के और फॉर्म सबमिशन के, और उसके बाद जितने भी बनाने हैं, ठीक है, ये दो तो लाजमी होंगे। और जो व्यू है उस पे यहाँ पेज व्यू, ऑब्वियसली पेज व्यू का इवेंट चलेगा, और फॉर्म सबमिशन पे एप्लीकेशन सबमिट एप्लीकेशन का इवेंट उधर फायर होगा। उधर जाके अब जो भी इस फॉर्म को खोल के देखेगा वो आपको उधर शो कर देगा कि जी इतने लोगों ने फॉर्म खोल के देखा है उस मेटा कैंपेन में ना। और फिर जब कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो वो सारे उधर नंबर्स अपडेट हो जाएंगे उसमें मेटा कैंपेन में कि जी इतने लोगों ने सबमिट किया है फॉर्म आपका। ठीक है सर। दो क्वेश्चंस हैं। एक था कि अपॉइंटमेंट के लिए पहले एक डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म लगाया हुआ है, फिर वो कैलेंडर पे जाता है। तो जब वो क्वालिफाई होके कैलेंडर पे गया है तो कैलेंडर के साथ जो फॉर्म अटैच है, जो नेम, ईमेल और फोन नंबर कलेक्ट करता है, तो उसको भी हम यूटीएम पैरामीटर से करेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपने मेक श्योर ये करना है कि जो फॉर्म जहाँ पे रीडायरेक्ट होके जा रहा है ना, चाहे वो फनल है या जो भी है, उसके अंदर यूटीएम पैरामीटर्स लगी हुई है। ठीक है, तो होने को हो जाएगा। लेकिन उस पर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने कभी किया नहीं है, अभी कर सकते हैं ट्राई, अभी कर लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कैलेंडर सर मेरे ख्याल में फॉर्म उठा के कैलेंडर में डाल देते हैं और ऑटोमेशन में लगा देते हैं, अगर डिस्क्वालीफाई हुआ है तो इसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे और उसको मेल कर दे कि तेरी अपॉइंटमेंट इसलिए कैंसिल हुई है। वो ठीक है। मेरे ख्याल वो कुछ और सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म फिल होने पे यूटीएम पैरामीटर्स के थ्रू जो कैलेंडर का फॉर्म है वो ऑटो पॉपुलेट होगा कि नहीं होगा। यस, यही क्वेश्चन था। ये दो फॉर्म भरवाएंगे कस्टमर से? दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये हम देख लेते हैं। ये हमने लगाया डेमो फॉर्म। अब इसका शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। ये लिंक मैंने कॉपी, अच्छा अभी चेंज सेव कर, ये कॉपी कर लिया। वापसी चलते हैं फॉर्म्स पे, क्लास डेमो फॉर्म, इसकी मैं सेटिंग्स में लगाता हूँ जी कैलेंडर का लिंक, क्वेश्चन मार्क, कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू। अबे भाई क्या कर रहा है?
जी की निकाल लेता हूँ मैं। फर्स्ट नेम की है फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम नहीं। ठीक है, अभी पता चल जाता है भाईजान। इसको करें प्रीव्यू, इसको हम करते हैं फिल। अगर डेविड लिखा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, जी अच्छा जी, आई एम नॉट डेविड ब्राउन, अग्री, सबमिट। अभी जाएगा कैलेंडर पे विद द नेम फील्ड। भाईजान आपका तो काम हो गया। होता है भाईजान, पॉपुलेट होता है यूटीएम के थ्रू। ओके, एंड नेक्स्ट था, अगर हम लेट्स सपोज एक फॉर्म बना रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर्म ही है, और उसमें हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं जो बेशक लेट्स सपोज 6 क्वेश्चन थे, उनमें से 2 क्वेश्चंस ऑप्शंस फील्ड थी, उनमें से कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शन पे वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर दें, बेशक अगले क्वेश्चंस में उसने कोई डिस्क्वालिफाइंग ऑप्शन चूज किया। लेट्स सपोज सोर्स, एक सोर्स का कस्टम फील्ड है, उसमें डिफरेंट सोर्सेज आ रही हैं और एक सोर्स है रेफरल। अगर रेफरल सिलेक्ट किया है तो बेशक आगे वो कोई डिस्क्वालिफाइंग आंसर भी दे दे तो उस बंदे को क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अब जो क्वालिफाइंग की जो कंडीशन है ना, वो वाली, उसको आप टॉप पे रखोगे उस रेफरल की सोर्स की। तो होगा क्या कि जब वो फॉर्म सबमिट होने पे या फॉर्म ओपन होने पे जब वो कंडीशंस चेक कर रहा होगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि अगर उसका सोर्स रेफरल है तो बाकी सारी कंडीशंस इग्नोर कर देगा वो। ठीक है, ओके हो गया। वो ओवरराइड कर देता है आपने जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस बनाई हो। अगर आपने क्वालिफिकेशन की कंडीशन ऊपर रखी हुई है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली इग्नोर कर देता है। हाँ जी हनान भाई। सर एक कन्फ्यूजन हो रही है कि हम फॉर्म बनाते हैं लीड की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि हम वेबसाइट पे लगाएं या अपॉइंटमेंट बुक करें और वो हमारे पास की जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाए। अगर हमारी साइट है ई कॉमर्स की और हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है अगर रिकरिंग प्रोडक्ट है तो हम उसे इनवॉइस भेज देते हैं जेएचएल के थ्रू, मंथली उसे इनवॉइस होती है वो उसके पे कर देगा। दैट केस के वो फॉर्म पे ही जाके पे करेगा कि हम उसे पेमेंट लिंक पे तो शेयर कर सकते हैं, फिर हम फॉर्म से क्यों यूज़ करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई वो हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपने फॉर्म के थ्रू ही लेनी है पेमेंट या उसके थ्रू ही लेनी है। ये बस एक ऑप्शन है कि अगर आपने लेनी है तो ये विजेट अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते कि कोई बंदा मोर देन 1 स्टेप के थ्रू जाए। ये फॉर्म है, नीचे ही पेमेंट का लिंक है, सबमिट करो, जान छोड़ो, एक ही पेज। तो राइट सर। तो मतलब ऑप्शन है ये, वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है सर, हम ये जस्ट लाइक सिंगल लाइन वाली फील्ड हम सिलेक्ट करते हैं कि व्हाट इज योर चिल्ड्रन नेम, उसके बाद ये हो सकता है कि वो चूज करे कि 4 चिल्ड्रन है और उसके बाद ये वाली फील्ड मल्टीपल वाली शो। हाँ जी, जब मैंने लास्ट लेक्चर में जो फॉर्म की लॉजिक्स बताई थी, उसमें जो पहली लॉजिक मैंने बताई थी वो थी शो हाइड फील्ड्स की। उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। हमें उसके लिए नंबर फील्ड चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चाहते हैं नंबर फील्ड किधर गई? अच्छा जी, चलें, नंबर फील्ड इधर है ही नहीं, तो अब हम करेंगे क्या, है इधर देखिए नंबर फील्ड, और यहाँ हम लिखेंगे हाउ मेनी
चिल्ड्रन डू यू हैव, ठीक है। अब वो फ़र्ज़ करें जो भी इसमें लिखता है, हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। मैं फॉर्म को सेव करता हूँ। अब मैं करूँगा क्या कि शो हाइड फील्ड के मैं लॉजिक को ओपन करूँगा। लॉजिक का जो है वो ये बटन है, सेकंड बटन है लेफ़्ट साइड, टॉप लेफ़्ट साइड पे। तो शो हाइड फील्ड्स में जाऊँगा और मैं कहूँगा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव इज़ नॉट एम्प्टी इज़ फील्ड, तो शो कर दो टेल अस द नेम ऑफ योर चिल्ड्रन। ठीक है, ये फॉर्म लॉजिक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जी एक चीज़ ये मैं उस दिन भी कवर कर गया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि ये हाइड कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट जब फॉर्म ओपन होता है ना पहले तो वो फील्ड शोड होती है, वो विजिबल होती है, ठीक है। और जो हमने कंडीशन सेट की है, अगर वो ट्रू हो जाती है कि अगर कोई उस फील्ड में कुछ लिख देता है तो हमारी हाइड एक्शन चल पड़ती है, वो फील्ड फिर हाइड हो जाती है। जो शो है वो इसके उलट काम करती है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही फॉर्म ओपन होता है फील्ड्स फ़ौरन से हाइड हो जाती हैं, ठीक है। और जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है सिर्फ तब वो ओपन होती हैं, शो होती हैं। अब मैं इसको सेव करके आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ। हमने एक कंडीशन सेट की है कि जब हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव के अंदर बंदा कुछ भी लिखेगा सिर्फ तब टेल अस द नेम ऑफ योर चिल्ड्रन की फील्ड शो होगी। अब ये फॉर्म ओपन ही करते आप देखेंगे नेम ऑफ योर चिल्ड्रन वाली फील्ड गायब हो गई है। अब इसके अंदर मैं चाहे 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, कुछ भी लिखूं। अब जाहिर है अब हम थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट सेट करेंगे जी के फॉर एग्जांपल सिर्फ अगर कोई 4 लिखता है या 5 लिखता है तो सिर्फ तब ये फील्ड आपने शो करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं ये सेव कर लेता हूँ, दोबारा से प्रीव्यू कर लेते हैं। तो अब इसमें 1 लिखूं, 2 लिखूं, कुछ भी लिखूं, वो फील्ड शो नहीं करेगा अनलेस कोई इसमें 4 लिखता है, ठीक है। तो ये लॉजिक्स हैं जी फॉर्म की। आप मेरा लेक्चर 13 दोबारा देखें, उसके अंदर मैंने लॉजिक्स पूरी एक्सप्लेन की हुई है, जिसके अंदर अगर आपको याद हो मैंने सेट किया था कि अगर कोई अपना नेम के अंदर डेविड लिखेगा तो पूरा का पूरा फॉर्म बंद हो जाएगा, एक दफ़ा वो डेविड को फॉर्म फिल ही नहीं करने देगा। तो उसमें शो और हाइड की मैंने सारी एक्सप्लेन की थी। तो डेविड भाई के साथ प्रैंक किया था हमने। अच्छा जी, हाँ जी साद भाई। सर इसको हम जीएमबी की रेटिंग के साथ डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं कि जो इधर अपडेट हो वो डायरेक्टली उधर चली जाए, ये सेपरेट ही काउंट होगी? ये सेपरेट है, ये रिव्यू गेटिंग है जो यूएस के कुछ स्टेट्स में इलीगल है। ठीक है, और हाउ डू वी फाइंड आउट कि इफ आवर क्लाइंट इज फ्रॉम दैट स्टेट? वो आपको खुद बता देगा। ठीक है, ठीक है। जब सजेशन दोगे ना उसको कि हम रिव्यू गेट करते हैं, मज़ा आएगा, तो वो या तो कहेगा हाँ हाँ करते हैं, या वो कहेगा पागल हो गया है, मेरे ऊपर केस करवाना है तुम। ठीक है, ठीक हो गया वो खुद ही आपको बता देगा। हाँ जी सर मैंने कहा इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें फॉर्म में हम अपनी फनल का लिंक शेयर कर सके कि कोई बंदा हमारा फॉर्म फिल करने के बाद हमारी फनल भी व्यू कर सके? फनल व्यू कर सके? हाँ, देख सके। आप ये कर सकते हैं कि फॉर्म के उसमें सबमिशंस कहाँ गया इसका, ये सेटिंग्स में, ये भी आप पहले फॉर्म के मैंने उसमें बताया था लेक्चर में कि आप सेटिंग्स में जाके आप करेंगे क्या कि ओपन यूआरएल पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी फनल का लिंक लगा देंगे। तो होगा क्या कि जब भी कोई ये फॉर्म फिल करेगा जो आपने बनाया, तो सबमिट का बटन दबाते ही ना जो आपने यहाँ पे लिंक लगाया हुआ ना अपनी फनल का, वो स्विच होके रीडायरेक्ट होके सीधा आपकी फनल पे चला जाएगा। ये हो गया। अच्छा जी।
पता था अब्दुल्ला भाई का हैंड रेज होगा इसके ऊपर। हाँ जी अब्दुल्ला भाई। सर पहले तो आप ये बताएं कि आपको कैसे पता था कि होगा। HTML की बात आ गई है ना, मैंने कहा ये मैं देख रहा नहीं था नहीं, अब ये हाथ उठाता है। मेरा हाँ। HTML के बारे में नहीं था क्वेश्चन, मेरा अच्छा क्वेश्चन था बताएं। टेक्स्ट एडिटर के बारे में। बेसिकली जो ये एडिटर है, हम्म। मैंने अगर इसमें एंकर डालना हो, बेसिकली लिंक डालना हो, तो वो कैसे डालेंगे? लिंक आई मेरे ख्याल ये हाइपर लिंक हो जाता है। इसको आप करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे ये लिंक का बटन है। ओके, ये सेम चीज बेसिकली एडिटर फनल में भी है क्या? जी हाँ, वहाँ पे भी है। हाँ वहाँ पे तो ज्यादा ऑप्शन है फॉर्म फादी भाई उस दिन मैंने आपसे पूछा था, आपने मना कर दिया था यार, मर्जी है। आपने किसी सिनेरियो आपने पुट्ठा सीधा फरमाया होना है, तो उसकी बेस पे आपको इनकार हुआ होना है। आप सिनेरियो सीधा डिस्क्राइब किया करें तो आपको हाँ भी होगी आपको। ओके शुक्रिया। चले हम अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करते हैं। हम ये क्लास इसीलिए है भाईजान कि जो कंफ्यूजन्स है सारों की दूर हो जाए। हाँ जी साद भाई आप बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि HTML जब आप कोड लगा रहे हैं वुड दैट अप्लाई टू सेक्शन और एंटायर पूरा फॉर्म पूरे फॉर्म पे अप्लाई हो जाएगा। ये बैकएंड के लिए है, लाजमी नहीं है। आप कुछ भी लगा सकते हैं जो HTML सपोर्ट करता है। यहाँ पे पूरा एक और विजेट लगा दें, फॉर्म के अंदर फॉर्म लगा दें, इंसेप्शन बना दें, आप शटर आइलैंड बना दें फॉर्म का। मैं तो एम्ड कोई भी कंटेंट यहाँ पे फॉर्म पे पॉपुलेट करवा सकता हूँ बेसिकली। हाँ ठीक है। सर इसका फॉर्म्स का लाइक स्टेटस या स्टेट वगैरह नहीं है जिसमें हम ये कुछ चीज़ कर सकें कि हम किसी फॉर्म को डिसेबल करना चाहें? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक टाइम के बाद एक फॉर्म डिसेबल करना चाहते हैं हर जगह से, और हमें नहीं चाहिए। हमारा 50 फनल में वो फॉर्म लगा हुआ है, लीड जनरेशन का फॉर्म था, अब हम नहीं चाहते उसको चलाना, तो क्या ये हम कर सकते हैं? इस वक्त ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है। और हम अगर फॉर्म्स में से फॉर्म उड़ा दें तो वो तो हर जगह से उड़ गया, फिर वो हर जगह से उड़ जाएगी। तो उसका फिर हमारे पास जुगाड़ यही है कि पहले हम उसको अलग से क्लोन कर लें, ठीक है, और फिर उसको उड़ा दें। हाँ ठीक है, ओके। ये ऑप्शन कैलेंडर में भी सेमी लेवल पे आप ड्राफ्ट कर सकते हैं उसको, वो काम करना बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जो आप चीज़ चाह रहे हैं ना कि 100 सबमिशंस के बाद वो डीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाए, उस ऐसा अभी तक ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं रेगुलरली इस चैनल से तो बेल आइकन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह जी आपके साथ हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।